बैठ जाए जी, बैठ जाए, बैठ जाए। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑनलाइन आवाज आ रही है जी स्टूडेंट्स को? एम आई ऑडिबल जी? आवाज क्लियर है जी? ठीक हो गया जी। मॉक टेस्ट कैसे डिस्कस करेंगे? फर्स्ट मॉक टेस्ट में भी डिस्कस करना था, सेकंड मॉक के बारे में भी डिस्कस करना है। मैं आपको बता रहा था, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि मैंने आप लोगों का ना पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक ये क्लास एक करवानी है। अभी हमारा ये पाकिस्तान इंडिया वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं आपको एक पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक बताऊंगा। उस पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक को आपने सामने रखना है। आप अपनी टेस्ट की खुद ही इवैल्यूएशन कर लेंगे, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आपके टेस्ट में कहाँ गलती थी। मेरी बात फॉलो हो रही है? पहले मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करवा लेने दें। टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम पूरी क्लास करेंगे 1.5 घंटे की पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक पे कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, हेडिंग्स कैसे डालनी होती हैं, नंबर क्यों थोड़े आ रहे हैं आपके टेस्ट के अंदर। भाई वो सिर्फ टेस्ट चेक करने के लिए था, ताकि अंदाजा हो जाए कि आप लोगों को कितना प्रॉब्लम है या कितना ठीक है। तो तसल्ली रखें, अभी हो जाएगा सारा कुछ। जी आपने मेरा टेस्ट चेक ही नहीं किया भाई, सेकंड टेस्ट अभी नहीं हुए चेक ना भाई, फर्स्ट टेस्ट की बात कर रहा हूँ। और नंबर 2, एक और बात भी चेक करें ना सर। माशाल्लाह हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट के 2 दिन के बाद टेस्ट अपलोड किए। ठीक है जनाब, उनको था कि कोई बात नहीं, टेस्ट अपलोड हो गया सारा कुछ। ये काम ना करें, मेहरबानी करें। मैंने इस दफा टेस्ट चेक कर दिए थे इसलिए कि चलो कोई बात नहीं, खैर है 2 दिन बाद भी अपलोड हो। लेकिन जिस दिन टेस्ट होगा ना, मेहरबानी करके उसी दिन ही अपलोड किया करें, ताकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे चेक करने में भी थोड़ी सी आसानी हो। अब चेक मेरी तरफ से अपनी तरफ से चेक करके खत्म कर दिए, पीछे किसी और ने अपलोड कर दिए, अगले दिन कहता सर चेक चेक नहीं हुआ टेस्ट। भाई इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने अपनी तरफ से चेक करके खत्म कर दिए थे वो टेस्ट सारे के सारे। अब आप उसको अगले दिन अपलोड करेंगे तो वो चेक नहीं होगा, वो चेक अनमार्क भी लिखा जाएगा वहां। तो इसलिए उस दिन ही कर दिया करें, ताकि ना वो चेक करना थोड़ा सा आसान हो। गूगल क्लासरूम में अगर आपके पास इशू आता है, माशाल्लाह आप लोग सारे के सारे समझदार हैं। यूट्यूब होती है एक, यूट्यूब एक होता है चैनल है, एक ना इंटरनेशनल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है यूट्यूब। ठीक, उसके ऊपर होता है कि हाउ टू अपलोड अ टेस्ट ऑन गूगल क्लासरूम। ठीक है, हाउ HOW टू अपलोड अ टेस्ट इन गूगल क्लास। ठीक है, एक 50 सेकंड की वीडियो आती है, 45 सेकंड की वीडियो आती है, और वो सारी की सारी वीडियोस जो है ना उसके मुताबिक हल हो सकने की सारी की सारी बहुत तरीके होते हैं हल करने के। बात समझ आती? दूसरी चीज, आप लोगों के पास कोऑर्डिनेटर्स बैठे हुए हैं, उन कोऑर्डिनेटर से पूछें कि अगर आप लोगों को चीज समझ नहीं आ रही। नंबर 2, मैंने तो यहां तक भी ऑप्शन दी है, अगर गूगल क्लासरूम पे चीज अपलोड ना हो रही हो, आप व्हाट्सएप कर दिया करें। ठीक है, व्हाट्सएप कर दिया करें, व्हाट्सएप मेरे पास आ जाएगा, मैं उसके ऊपर चेक कर दूं। यार बड़े तरीके हैं पेपर चेक करने, आप लोग करें तो सही टाइम के ऊपर चीज। और दूसरी, आप लोग वैल्यूएशन, आपको वो जो पर्सनल सबमिशंस का फोल्डर बन गया आप लोगों का? बन गया? आप लोगों ने उस पर अपलोड कर देना है चीजें सारी की सारी। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने काफी ज्यादा तगोदो के बाद वो बनवाया है, लेकिन अभी तक वो खाली है। बात समझ आ रही? तो वो बन गया है, ठीक है ना, क्योंकि उस दिन 5-7 दफा उन्होंने कहा सर वो अभी तक नहीं बना, अभी तक नहीं बना, लेकिन अभी तक उस पर कुछ भी नहीं अपलोड हुआ। बात समझ आती? जो मुझे पता है कि उस पर अपलोड नहीं होगा, कोई एक आधा स्टूडेंट होगा जो बेचारा बड़ी मुश्किल से पेपर सॉल्व करके उस पर अपलोड करेगा, लेकिन आप लोगों सबके लिए बनाया गया है, आप लोग सब जो है उसको जो है वो उस पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है जनाब? जी जी, मैं कह रहा हूं कुछ लोगों ने अपलोड किया है। नंबर प्लीज, नंबर भाई जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है वो नंबर वही है ना कोऑर्डिनेटर्स का चेक करने का, कोऑर्डिनेटर्स को मैसेज कर दिया करें भाई। अच्छा जी, और क्या है जी? टेस्ट गूगल क्लासरूम में जी, अगर गूगल क्लासरूम में कह रहा हूँ, गूगल क्लासरूम में अगर अपलोड ना हो तब की बात बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग का अपलोड हो गया है तो फिर डबल डबल ना भेजें। अगर अपलोड हो गया है तो फिर व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी? अच्छा जी, और जी कोई और सवाल? हो गया जी? ठीक है जी। जी जी, मैं कह रहा हूँ पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक का, पेपर प्रेजेंटेशन का मैं बता रहा हूँ आपको कि मुझे टॉपिक कंप्लीट करवा लेने दें, मैं पूरा लेक्चर कराऊंगा उसके ऊपर इंशाल्लाह। ठीक है जी, इजी हो जाए जी। वी विल बी अलाउड टू गेट आवर वर्क इवैल्यूएटेड बाय यू आफ्टर द सेशन ऑफ क्लासेस एंड्स। जी भाई, मैंने कहा है कि जब तक आपके पेपर नहीं होते तब तक करवा लें, उसके अलावा और मैं क्या बताऊं? ये बताया ना मैंने आपको पहले भी बताया।
जरा हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट थोड़े जरा हमारे वो होते हैं, जरा थोड़े लाडले, ठीक है, उनको ना 2-3 दफे, क्योंकि वो खाना भी खा रहे होते हैं, साथ साथ घर के काम भी कर रहे होते हैं, ठीक है, बाकी चीजें भी चल रही होती हैं, तो इसलिए ना कभी कभार वो चीजें मिस हो जाती हैं कभी कभार। भाई मैंने कहा है कि जब तक आपका पेपर नहीं, हाँ मैंने ये जरूर कहा था कि पेपर से 2 दिन पहले तक, क्योंकि हमारे माशाल्लाह कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पेपर वाले दिन अपलोड करते हैं, तो 2 दिन पहले तक आप कर सकते हैं, यहां तक अलाउ है, ठीक है जनाब। चलें सर, मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है राइटिंग की, थैंक यू जी। आप मेरे दूसरे क्वेश्चन भी असेस कर दें, मैं कर दूंगा जी, मैंने इसलिए तो आपको पर्सनल सबमिशंस का फोल्डर बनवाया है। पर्सनल सबमिशंस का फोल्डर के अंदर आप लोग जो मर्जी अपलोड करें, लेकिन सिर्फ करंट पाकिस्तान अफेयर्स का, क्रिमिनोलॉजी की असाइनमेंट्स नहीं उसमें अपलोड करनी, ठीक है। करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स की कोई भी टॉपिक्स आप करें, सॉल्व करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, उसको अपलोड कर दें, मैं चेक कर दूंगा। ये मैंने कितनी दफा कहा भाई तुम लोगों को, ठीक है। हो गया जनाब, अब शुरू करें, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी डिस्कशन चल रही थी जी पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस पर, और हम डिस्कस कर रहे थे द सॉल्यूशंस फॉर द कश्मीर डिस्प्यूट। और सॉल्यूशंस फॉर द कश्मीर डिस्प्यूट में मेरा ख्याल है हमने 5 सॉल्यूशंस डिस्कस किए थे। नंबर 1 हमारे पास सॉल्यूशन था निगोशिएशंस का। नंबर 2 हमारे पास सॉल्यूशन था स्टेटस को का। नंबर 3 हमारे पास सॉल्यूशन था इंडिपेंडेंट कश्मीर का। चौथे नंबर पे हमने ओवन डिक्सन प्लान को डिस्कस किया था, और 5वें नंबर पे हमने एंडोरा प्लान को डिस्कस किया। क्लियर होगी बात? 2 चीजें इसके अंदर आपने और मेंशन करनी है ताकि अल्टीमेटली जो है ना वो आपके लिए आसानी हो। एक आपने याद रखना है आर्टिकल जो है वो 38, आर्टिकल 38 ऑफ आईसीजे स्टैट्यूट, आर्टिकल 38 ऑफ आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टैट्यूट। स्टैट्यूट भी लिख सकते हैं आप इसको जो है वो चार्टर भी लिख सकते हैं, आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख सकते हैं, एक ही बात, लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए स्टैट्यूट का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को चार्टर ऑफ पाकिस्तान, आप कह सकते हैं स्टैट्यूट ऑफ पाकिस्तान, आप चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस भी कह सकते। मेरी बात समझ आती? अच्छा, आपने बात याद रखनी है, ये वर्ड होते हैं कन्वेंशन का, डिक्लेरेशन का, अकॉर्ड का, पैक्ट का, एग्रीमेंट का, इसमें कोई फर्क नहीं होता, ये सारे एक ही चीजें। यानी आप लखनऊ पैक्ट को लखनऊ एग्रीमेंट भी कह सकते, शिमला एग्रीमेंट को शिमला पैक्ट भी कह सकते हैं, कैंप डेविड अकॉर्ड्स को कैंप डेविड एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। मेरी बात समझ जाती है? लेकिन एक वर्ड होता है इसमें बड़ा डिफरेंस, आपने पढ़ा होगा प्रोटोकॉल का, क्योटो प्रोटोकॉल का वर्ड आता है इसमें ना, जिनेवा प्रोटोकॉल्स। जब भी वर्ड के साथ प्रोटोकॉल आए ना, आपने ये समझ लेना है कि ये किसी एग्जिस्टिंग कन्वेंशन या एग्जिस्टिंग डिक्लेरेशन की अमेंडेड फॉर्म है। Whenever you amend a convention or you amend a declaration, उसके साथ आगे वर्ड क्या डाल दिया जाता है? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल हमेशा जिस भी चीज के साथ लिखा जाएगा, वो जिनेवा प्रोटोकॉल्स हो, वो क्योटो प्रोटोकॉल हो, जब भी वर्ड के साथ प्रोटोकॉल आएगा आपको पता चलना चाहिए कि ये किसी पुरानी कन्वेंशन को क्या किया गया है? अमेंड किया गया। जब आप अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नया आर्टिकल ऐड कर देते तो आगे ए लगा देते हैं। इसी तरह जब किसी कन्वेंशन को अमेंड कर दिया जाता है और उसकी जगह पर कोई और कन्वेंशन आ जाती है, यानी पुरानी कन्वेंशन को ओवरराइड करके कोई नई चीज आ जाती है, तो उसके नाम के साथ क्या लिख दिया जाता है? प्रोटोकॉल। सो प्रोटोकॉल इज ऑलवेज अबाउट एनी अमेंडेड डिक्लेरेशन और कन्वेंशन। यहां तक बात समझ आ गई? तो उसके अलावा आप जो वर्जी वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें आपके लिए आसान है। ये जो आपके पास ये जो आपको टोटका भी देने लगा हूं ना, ये आपके हर सवाल के अंदर अप्लाई होगा, ये बात आपने मेरी याद रखी। आर्टिकल 38 ऑफ आईसीजे स्टैट्यूट वो सॉल्यूशंस हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने प्रोवाइड किए हुए हैं दुनिया में हर डिस्प्यूट के लिए। दुनिया में जो भी डिस्प्यूट आए, वो बेशक पाकिस्तान इंडिया का हो, वो अमेरिका का हो, वो अफगानिस्तान का हो, वो चाइना का हो, वो दुनिया में जो मर्जी डिस्प्यूट आपके पास आ जाए, ये एक वाहिद सोल्यूशन है जो हर जगह अप्लाई हो जाएगा। मेरी बात फॉलो हो रही है? यानी अगर आप खुदा ना खास्ता किसी जगह पे फंस गए कि यार इसका सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा, तो आर्टिकल 38 ऑफ आईसीजे स्टैट्यूट तो लगेगा उसके। दैट इज द सोल्यूशन दैट इज इंप्लीमेंटेड राइट इन एवरी डिस्प्यूट इन द वर्ल्ड। तो आपने इसको हर जगह यूज करना है ताकि ये आपका पक्का हो जाए। और इस सोल्यूशन के अंदर भी 7 सॉल्यूशंस है, यानी इस पॉइंट में 7 सॉल्यूशंस दिए हैं उन्होंने। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल सातों के सातों याद है तो आपके तो 7 सॉल्यूशन वैसे ही पक्के हो जाते। लेकिन अगर आपको 7 नहीं याद, आपके पास टाइम कम है, तो फिर आर्टिकल 38 ऑफ आईसीजे स्टैट्यूट लिखकर उसको अप्लाई करवा दें ताकि अल्टीमेटली नोट हो जाए। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो उसको जरा थोड़ा सा डिवाइड करें, 7 के 7 सॉल्यूशन की लहदा हेडिंग बना लीजिए। ये 7 सॉल्यूशंस क्या हैं? नंबर 1,
वो कहता है पॉइंट नंबर 1 है कि आप क्या कर लें, निगोशिएट कर लें, जो कि हमने ऑलरेडी लिखा है। पहला तरीकाकार क्या है निगोशिएशन का, यानी आर्टिकल 38 ऑफ आईसीजे स्टैट्यूट जो है वो किसको फेवर करता है, निगोशिएशन। दूसरे नंबर पे वो कहता है आप कर लें आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या होता है, एनी आइडिया? वो तो मीडिएशन होता है। आर्बिट्रेशन मिलती जुलती है लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। व्हाट इज आर्बिट्रेशन, एनी आइडिया? रिटायर्ड जज। आप मतलब ये नहीं, ये कंफर्म है कि रिटायर्ड जज होगा, कोई सर्विंग जज नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है। आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन एक ऐसी जुडिशियल सेटलमेंट होती जुडिशियल सेटलमेंट है, आप जाते अदालत में ही। लेकिन आर्बिट्रेशन में जरा मेरी बात को याद रखिए, अब आपने दो चीजें समझनी है। ये जरा थोड़ा टेक्निकल सा पॉइंट है, लेकिन अगर आपको समझ आ जाएगा ना तो आपके बहुत से मसले हल हो जाएंगे। आर्बिट्रेशन, सो जी मैं और मेरा दोस्त जो है ना वो आपस में किसी बात पर झगड़ पड़े। हम दोनों ने सोचा है कि अपने मसले को हल करवाते हैं किसी जुडिशरी के फोरम के जरिए। लेकिन अब हम अदालत में जाएंगे तो अदालत बड़ी लंबा टाइम लेगी। हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर केसेस जो है ना वो यहां पे सालों नहीं चलते, यहां पे नस्लों चलते हैं। समझ आ गई बात? तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। हम चाहते हैं कि सोल्यूशन हमें थोड़ा सा जल्दी मिल जाए। तो क्या होता है कि एक जज वो अपॉइंट करता है, एक जज मैं अपॉइंट करता हूं। समझ आ गई बात? दो जजेस आ गए। ये जो दोनों अपॉइंटेड जजेस है ना, ये अपना एक तीसरा पार्टनर जो है ना वो अपॉइंट कर लेते हैं। 3 जजेस आ गए। बात समझ आ गई? या बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, हम दोनों एक ही जज पे इत्तेफाक करते हैं। बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि हम दोनों कहें कि यार भाईजान ये जज जो है ना वो, मैं और सकलैन लड़ पड़े। हमने कहा जनाब जुनेद जो है ना वो जनाब हमारा जज है। अगर मैं और सकलैन जुनेद के ऊपर एग्री नहीं कर रहे तो मैं एक जज अपॉइंट करूंगा, सकलैन एक जज अपॉइंट करेगा। वो जो दोनों अपॉइंटेड जजेस हैं वो अपना तीसरा पार्टनर अपॉइंट करेंगे, जिसको अंपायर कहा जाता है। आर्बिट्रेशन के वर्ड्स में क्या कहा जाता है? अंपायर। अंपायर तब आएगा जब एक जज अपॉइंट नहीं हो रहा, यानी हम दोनों एक ही जज अपॉइंट नहीं कर पा रहे, हम दोनों ने लहदा जज अपॉइंट किया है ना, तब अंपायर आएगा। क्योंकि आर्बिट्रेशन हमेशा ऑड नंबर्स में होती है, इवन नंबर्स में नहीं हो सकती। क्योंकि अगर 1-1 का डिसीजन आ जाए तो फिर तो बराबर हो गया सारा डिसीजन, तो हमेशा या 2-1 होगा, या अगर बेस्ट केस सिनेरियो है तो एक ही जज आ गया तो उसने फैसला कर दिया। मेरी बात फॉलो हो रही? तो एक जज उसने अपॉइंट कर लिया, एक जज मैंने अपॉइंट कर लिया। यहां तो बात पहुंच गई आर्बिट्रेशन की। दूसरी पॉइंट को समझिए। जब आप आर्बिट्रेशन के पास जाते हैं ना, या इसको आर्बिट्रेटर कहते हैं, जब आप आर्बिट्रेटर के पास जाते हैं तो आप केस प्रेजेंट करते हैं उसके सामने के बाद हमारा ये मसला है, हमारी तरफ से ये प्रॉब्लम। अच्छा अब आगे टेक्निकल पॉइंट को समझिए। आप जो जज होता है ना जिसके पास आप मसले को लेकर जाते हैं, उसको तो आप मसला तो बताते हैं, उसको लॉ भी खुद बताते हैं कि भाईजान ये हमारा मसला है और ये लॉ है, आप ऐसा करें, लॉ को पढ़ लें, हमारा मसला सुन लें और हमारा फैसला कर लें। यानी द प्रॉब्लम इज ऑल्सो इन्फॉर्म्ड बाय द पार्टीज एंड द लॉ विच हैज टू बी इंप्लीमेंटेड इज ऑल्सो टोल्ड बाय द पार्टीज। अगर वो अपने लॉ के हिसाब से फैसला करेगा फिर तो वो जुडिशरी वाला मसला चला गया ना, फिर तो गेम लंबी हो गई। यहां पर यानी केस भी मैंने ही बताना है और जो लॉ इंप्लीमेंट करना है ना उसके ऊपर वो भी मैंने ही बताना है। मैंने मतलब हम दोनों पार्टीज। वो जज क्या करेगा, पहले हमारा मसला सुनेगा, फिर वो क्या करेगा, वो लॉ पढ़ेगा और लॉ के मुताबिक हमारा मसला सुन के वो क्या कर देगा, फैसला कर। मेरी बात समझ आ रही? इसको आर्बिट्रेशन कहते हैं। आर्बिट्रेशन के अंदर हमेशा दोनों पार्टीज का एग्री होना जरूरी होता है, क्योंकि एग्री होगा तो एक बंदा फाइनल होगा, या एग्री होगा तो आर्बिट्रेशन की तरफ जाएंगे ना कि सर ये हमारा मसला है और ये हमारा लॉ है। मेरी बात फॉलो होगी? तो एक तरीका होता है आर्बिट्रेशन का, जिसके अंदर जजेस अपॉइंट किए जाते हैं, जिनको जज नहीं कहा जाता, जिनको आर्बिट्रेटर कहा जाता है। तो आर्बिट्रेटर के पास आप जाते हैं और जाके उसको क्या बता देते हैं, प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम के साथ साथ क्या बताते हैं, लॉ। वो दोनों चीजें आप बताते हैं, वो आपका मसला सुन के आपके लॉ के मुताबिक उसको पढ़ के क्या कर देता है, फैसला कर देता है। मीडिएटर फर्क, उसमें लॉ नहीं आता, वो मैं बताता हूं उसमें फर्क चीज। पहला मसला समझ आ गया, निगोशिएशन। दूसरा समझ आ गया, आर्बिट्रेशन। इसमें समझ, इसको लिख लेते हैं आर्बिट्रेशन को ताकि आपको याद रहे। इट इज द डिसीजन, इट इज द डिसीजन टेकन बाय, it is the decision taken by the arbitrators appointed by the disputed parties. Decision taken by the arbitrators appointed by the disputant parties. It is noteworthy
it is noteworthy that these arbitrators are of the choice of the disputant parties and an agreement is done before taking the matter to arbitration, before taking the matter to the arbitration. This agreement is known as compromise. लिख लिया, full stop. The decision given by the arbitrator is known as award. The decision given by the arbitrator is known as award, which is binding in nature. The decision given by the arbitrator is known as award, which is binding in nature. समझ आ गई बात? दोनों पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करती हैं, उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं कॉम्प्रोमाइज। वो कॉम्प्रोमाइज करने के बाद किधर चली जाती हैं? आर्बिट्रेटर के पास। आर्बिट्रेटर को जाकर अपना मसला भी बताती हैं और आर्बिट्रेटर को अपना लॉ भी बताती हैं। वो मसला भी सुनता है, लॉ भी पढ़ता है और आपको एक डिसीजन दे देता है जिसको हम क्या कहते हैं? अवॉर्ड। और अवॉर्ड जो होता है वो असल में क्या होता है? बाइंडिंग। बात समझ आती है? तो अगर मैं बहुत टेक्निकल वर्ड्स में आपको ये डेफिनेशन लिखवाऊं ना, तो बहुत टेक्निकल वर्ड्स ये हैं कि आर्बिट्रेशन इज बेसिकली द अवॉर्ड गिवन बाय द आर्बिट्रेटर, राइट, थ्रू अ कॉम्प्रोमाइज डन बाय द पार्टीज। बात समझ आ रही? थ्रू अ कॉम्प्रोमाइज डन बाय द पार्टीज। कॉम्प्रोमाइज वो एग्रीमेंट है जिसके मुताबिक इन्होंने जाना किधर है? आर्बिट्रेटर के पास। और फिर उसने जो डिसीजन देना है उसको हम कहते क्या है? बात समझ आ गई? टेक्निकल समझ आ गई? पॉइंट नंबर 3, सोल्यूशन नंबर 3, वो है जुडिशियल सेटलमेंट। जुडिशियल सेटलमेंट, जुडिशियल सेटलमेंट। बाइंडिंग होने का मतलब यह है कि आपको इसको अप्लाई करना है, मतलब ये अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि ये नॉन बाइंडिंग होगा। नॉन बाइंडिंग का मतलब है कि आप अप्लाई ना करें उसको, कोई मसला नहीं, लेकिन ये बाइंडिंग होता है, इसका मतलब है कि इसको अप्लाई करना फर्ज होता है। जुडिशियल सेटलमेंट, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएं और मसले को जाके क्या करवा लें? हल करवा लें। कहां पर चले जाएं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जिसको हम क्या कहते हैं? ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मेरी बात समझ आती है? अब सवाल ये भी है टेक्निकल थोड़ा सा समझने वाला, ये मेरे ख्याल है हमने क्लास में भी डिस्कस किया था बात, कि पाकिस्तान और इंडिया का मसला, देखिए अदालत एक पड़ी हुई है, राइट, एक अदालत इंटरनेशनल मौजूद है। पाकिस्तान इंडिया ऐसा करें, अपना मसला उस अदालत में ले जाएं और मसले को जाके क्या करवा लें? हल करवा लें। क्यों नहीं जा पा रहे दोनों मुल्क? दोनों पार्टीज का एग्री होना जरूरी होता है, लेकिन एक और तरीका भी होता है जिसके बारे में आपको मैंने क्लास में बताया था। नहीं, जीनोसाइड नहीं, कोई भी लॉ जो ऐसा लॉ वायलेट हो रहा है जिसमें लिखा हुआ था कि ICJ में केस लेके जा सकता है। अब जरा समझने की कोशिश करते। देखें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक अदालत है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स अपना मसला लेकर जा सकते हैं, इंडिविजुअल्स अपना मसला लेकर नहीं जा सकते। यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिर्फ स्टेट्स के मसले डिस्कस करती है, इंडिविजुअल्स के नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस के नहीं, किसी के नहीं। यानी अगर इंडिविजुअल का भी केस फाइल होना है तो स्टेट ही करेगी इंडिविजुअल के बिहाफ पे। यानी कुलभूषण यादव वाला जो मसला था, जो पाकिस्तान ने स्पाई पकड़ा था इंडिया का जासूस, उसके बिहाफ के ऊपर कौन लेकर गया था केस? इंडियन गवर्नमेंट। यानी स्टेट केस फाइल करती है ऑन बिहाफ ऑफ द इंडिविजुअल। यहां तक बात पहुंच गई? तो स्टेट केस फाइल करेगी, इंडिविजुअल केस फाइल नहीं करते। तरीका नंबर 2, पॉइंट को जरा समझिए। ICJ में क्योंकि सिर्फ स्टेट्स जा सकती हैं, तो स्टेट्स का आपस में एग्रीमेंट होना जरूरी है। ICJ का सिस्टम थोड़ा सा फर्क है। हमारे तो अदालत में आप जाएं और जाकर केस फाइल कर दें किसी भी बंदे के खिलाफ। मेरी बात समझ आती है? लेकिन यहां पे ICJ में ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस अगर आपने लेकर जाना है तो दूसरी पार्टी आपके साथ जाएगी तो केस जाएगा।
वरना आईसीजे में केस फाइल नहीं हो सकता। इसीलिए तो भाई 1947 से आज तक हम आईसीजे में नहीं जा सके। वरना आपका ख्याल है कि ये सोल्यूशन पहली दफा मेरी जेहन में आया कि आईसीजे में चले जाएं। 75 साल से 80 साल से किसी के जेहन में ही नहीं आया कि यार अदालत में जाके केस फाइल करा लेते हैं। तो भाई ये जेहन में सबके है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उधर जा नहीं सकते। इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि दूसरी पार्टी का क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए। दूसरी पार्टी का अलाउ होना चाहिए कि भाई वो अलाउ जो है वो करे तो मसला आईसीजे में जाए। अब आप कहेंगे ये कैसा रूल है, मैं आपके साथ हूं। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि हम इस पे डिबेट नहीं कर रहे कि रूल ठीक है या गलत है। मैं आपको रूल बता रहा हूं कि रूल क्या है, वो ठीक है या गलत है, वो बात की डिबेट है। But the rule is that the both parties need to agree to take the matter to the International Court of Justice. India does not take the matter to ICJ. Point number one. Point number two. एक तरीका है, लूप होल है, जिसको हम कहते हैं जुगाड़। जुगाड़ ये है कि आईसीजे कहता है कि एक तरीका है कि दूसरी पार्टी का कंसेंट ना हो, फिर भी मसला आईसीजे में आ जाए। वो तरीका ये है, नंबर वन, अगर दोनों पार्टीज ने आपस में एग्री किया हुआ है कि सर अगर हमारे दरमियान कोई झगड़ा हुआ तो हम आईसीजे में जाएंगे। अगर इन्होंने आपस में पहले ही एग्रीमेंट किया, तो मैं और सकलैन जिसकी लड़ाई हुई थी, ठीक है जनाब, हम दोनों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि हमारा मसला अगर हमारे दरमियान कोई लड़ाई हुई तो हम मैटर को कहां ले जाएंगे, आईसीजे में। तो अगर हम दोनों ने पहले ही एग्री किया हुआ है रिटर्न के अंदर, और मैं आईसीजे में चला जाऊं, सकलैन गया कि मैंने आईसीजे में नहीं जाना, तो आईसीजे सकलैन को बुला लेगी कि भाईजान ये लेटर लेकर आया कि जिसके मुताबिक आपने एग्री किया हुआ था कि आप मसले को कहां लेकर जाएंगे, आईसीजे में। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में कश्मीर के ऊपर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं। मेरी बात समझ आ रही है? वरना हम इस तरीके को भी क्या कर सकते थे, यूज कर सकते थे। इसी के साथ एक और तरीका भी है, नीचे लिखा हुआ। वो तरीका यह है कि अगर एक पार्टी ये साबित कर कि दूसरी पार्टी ने एक ऐसा लॉ वायलेट किया है जिसमें लिखा हुआ था कि अगर ये लॉ वायलेट हुआ तो मैटर आईसीजे में चला जाएगा। बात फॉलो हुई? यानी कि आपने क्या करना है, एक पार्टी ने यह साबित करना है कि सर दूसरी पार्टी ने फलां फलां लॉ जो है वो वायलेट किया है, और जो फलां लॉ था उसमें लिखा हुआ था कि भाईजान अगर ये लॉ वायलेट हुआ तो मैटर कहां चला जाएगा, आईसीजे में। और अब इसने क्योंकि वो लॉ वायलेट कर दिया है तो हम इसको कहां पर लेकर जा रहे हैं, आईसीजे में। जिस तरह हुआ है ये पैलेस्टाइन के मसले के अंदर, क्योंकि जो जेनोसाइड का लॉ है, जेनोसाइड के लॉ में लिखा हुआ है कि अगर एक कंट्री ये साबित कर दे कि दूसरे कंट्री ने किसी इलाके में जेनोसाइड किया है तो मैटर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। इसीलिए साउथ अफ्रीका इसराइल को जेनोसाइड वाले केस में कहां लेकर चला गया, आईसीजे में। इवन भाई अगर सिर्फ और सिर्फ एग्री करना होता तो फिर इसराइल पागल है कि उसने एग्री किया आईसीजे में जाने के लिए, क्योंकि उसमें एक गुंजाइश थी, एक क्लॉज था। वो क्लॉज ये है कि इफ अ सर्टन लॉ इज वायलेटेड एंड इन दैट सर्टन लॉ इट इज एक्सप्रेसली रिटन दैट इफ दिस लॉ इज वायलेटेड द मैटर विल बी टेकन टू द ICJ. In that matter, the consent of other party is not required. That's following? यानी दूसरी पार्टी का कंसेंट उस चीज में जो आपको जरूरी नहीं होगा जिस चीज में कोई ऐसा लॉ वायलेट हो गया जिसमें लिखा हुआ था कि इफ दिस लॉ इज वायलेटेड द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी विल नॉट बी रिक्वायर्ड। मेरी बात समझ आ रही है? ये 3 तरीके हैं किसमें, जुडिशियल सेटलमेंट के केस के अंदर। मेरी बात समझ आ रही? नोट कर लेते। नंबर 1, कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज। Consent of both parties is given for the matter to be taken to the ICJ. Consent of both parties is given for the matter to be taken to the ICJ. Point number 2, a certain agreement was previously done by both parties. A certain agreement was previously done by both parties in which they agreed and accepted the jurisdiction of ICJ in case of a dispute. They agreed and accepted the jurisdiction of ICJ in case of a dispute.
they agreed and accepted the jurisdiction of ICJ in case of a dispute. दो बातें समझ आ गई? ठीक. Point number 3. If one party justifies in the ICJ that the other party has violated a certain law, the other party has violated a certain law in which it was expressly mentioned, that if this law is violated, the matter will be automatically under the jurisdiction of ICJ. If this law is violated, the matter will be automatically under the jurisdiction of ICJ. For example, 1963 Vienna Convention on Consular Relations. 1963 Vienna Convention on Consular Relations. ये लिख सकते हैं for Kulbhushan Yadav case. Vienna Convention on Consular Relations. Kulbhushan Yadav case. ठीक हो गया जनाब? और दूसरा आप लिख सकते हैं, आपके पास जो है वो जेनोसाइड कन्वेंशन. नंबर 2 कौन सा है? जेनोसाइड कन्वेंशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ Israel's aggression in Palestine. Genocide convention in context of Israel's aggression in Palestine. सवाल. आर्टिकल 65 ऑफ आईसीजे भी तो वो हमारे पास कि उसमें यूएन रेफर कर सकता है देयर इज एनी डिस्प्यूट. वो तो एडवाइजरी है. एडवाइजरी इज नॉट बाइंडिंग ना. एडवाइजरी होता है कि जनाब फॉर एग्जांपल आप जो है किसी मैटर के ऊपर आईसीजे का एडवाइस ले लें कि आईसीजे एडवाइस कर दे कि भाईजान ये ठीक है ये गलत है, और एडवाइजरी ओपिनियन तो एडवाइजरी होता है, इट्स नॉट बाइंडिंग. ये तो बाइंडिंग जुडिशियल सेटलमेंट आर्बिट्रेशन. और याद रखें एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सिर्फ यूएन के ऑर्गन्स के पास, स्टेट्स के पास नहीं. सो फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान और इंडिया ने कश्मीर के मसले के ऊपर आईसीजे में जाना है तो हमारे पास यही तरीका है जो हमने लिखा है. वो जो आर्टिकल 65 की रेफरेंस दे रहे हैं वो एडवाइजरी है. एडवाइजरी में फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी काउंसिल चली जाए. हाँ, अब सिक्योरिटी काउंसिल क्या करती? सिक्योरिटी काउंसिल ये कर लेती कि सिक्योरिटी काउंसिल जाती आईसीजे के पास और आईसीजे को कहती कि भाईजान हमारे पास ना जो है ना ये पंडित नेहरू साहब आए एक ना एग्रीमेंट लेकर जिसको हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन कह रहे हैं. आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन पढ़ लें और हमें बता दें कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ठीक है या गलत है. आईसीजे कहता कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन ठीक है तो सिक्योरिटी काउंसिल कहती कि कश्मीर इंडिया का. अगर आईसीजे एडवाइस देती कि मेरे मुताबिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, गलत है, तो फिर कश्मीर किसको मिल जाता? पाकिस्तान. एडवाइजरी है, नाम ही उसका क्या है? एडवाइजरी. जिस तरह पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 186 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 186 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आपके मुल्क का जो प्रेसिडेंट है वो आपके मुल्क का जो प्रेसिडेंट है वो चीफ जस्टिस के पास जा सकता है किसी भी लीगल मसले के ऊपर एडवाइस लेने के लिए. लेकिन ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से एडवाइस ले कि सर मैं जा रहा था जरा गुलबर्ग की तरफ को तो मुझे बताएं मैं जाऊं कि ना जाऊं. मतलब कोई भी एडवाइस केस के, हाँ जो आपके पास जुल्फिकार अली भुट्टो वाला केस जो आया उसमें एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आई है ना. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन मारी है कि जस्टिस प्रिवेल नहीं हुआ, लेकिन और वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनके वो पावर क्या है, सिर्फ एडवाइजरी. समझ आ गई? तो ये दो बातें समझ आ गई आप लोगों को. 3 सर ये सब पॉइंट्स हमने कश्मीर के इशू के कॉन्टेक्स्ट में लिखने हैं या इनको जस्ट डिफाइन करना है जैसे अभी कर रहे हैं? नहीं, कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है. डिफाइन करने के क्या फर्क?
ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि इनकी डेफिनेशन क्या। वो तो आप उस मामले में लिखेंगे निगोशिएशन कर लेनी चाहिए, आर्बिट्रेशन कर लें, इंडिया पाकिस्तान एक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करें, उसके पास जाएं, उसके जाके मसला हल करवा लें। या नंबर 2, इंडिया पाकिस्तान जुडिशियल सेटलमेंट में चले जाएं, आईसीजे में जाएं, आपस में मसला हल करें। देखें, मसला हल करना हो ना तो बहुत तरीके होते हैं। तरीका यह है कि यार आपस में एग्री करो, आओ यार कोर्ट में चले, कोर्ट से फैसले को हल करा लें। या अगर आपने लड़ना है तो फिर तो आप 75 साल से लड़ ही रहे हैं, अब 175 साल और लड़ लेंगे। लेकिन एंड पे कहीं ना कहीं जाके तो आपको मसला हल ही करना है ना, फॉर एवर तो लड़ नहीं सकते आप। तो उसके लिए बेहतर तरीकाकार क्या है, आपस में एग्री करो, एग्री करके किधर चले जाओ, कोर्ट में जाके फैसला करवा लो। कोर्ट जिसके हक में फैसला कर दे, कश्मीर उसका, बात समझ आती, और खत्म कर दो गेम को। लेकिन प्रॉब्लम यह कि दोनों कंट्रीज भी नहीं चाह रहे कि मसला जो है वो अल्टीमेटली हल हो। दोनों ही जो है वो अपनी बात के ऊपर अड़े हुए हैं। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाएंगे, जुडिशियल सेटलमेंट हो गया जी। पॉइंट नंबर 4 ये है गुड ऑफिसेस। गुड ऑफिसेस, सोल्यूशन नंबर 4, गुड ऑफिसेस। गुड ऑफिसेस का मतलब पता क्या होता है? गुड ऑफिसेस होता है कि अगर दो पार्टीज आपस में लड़ पड़ी हैं तो कोई तीसरी पार्टी जो कि उन दोनों पर जो लड़ पड़े हैं थोड़ा इंफ्लुएंस रखती हो, तो तीसरी पार्टी दोनों पार्टीज को इंकरेज करती है कि चलो भाई आपस में मसले को क्या करो, हल करो। गुड ऑफिसेस इज बेसिकली एन इंकरेजमेंट बाय अ थर्ड पार्टी फॉर द डिस्प्यूटेड पार्टीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इंकरेजमेंट, बैठ नहीं रही दरमियान में, इंकरेज कर रही है। मैं और मेरा भाई लड़ पड़े, अब्बा जी ने कहा चलो अपना मसला हल करो, चलो दोबारा मुझे शोर की आवाज ना आए, तो अब्बा जी इज गिविंग द गुड ऑफिसेस, वो इंकरेज कर रहे हैं कि अपना मसला आपस में क्या करो, खुद हल करो। मेरी बात फॉलो हो रही है? तो गुड ऑफिसेस इज बेसिकली द इंकरेजमेंट बाय अ थर्ड पार्टी। नोट कर, इट इज द इंकरेजमेंट बाय अ थर्ड पार्टी टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स एमिकेबली या पीसफुली। encouragement by a third party to solve the disputes या problems amicably या peacefully, amicably और peacefully। समझ आ गई बात? तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, जिसको हम कहते हैं गुड ऑफिसेस। क्लियर होगी बात? 5वां तरीका, ये जो आप लोग मुझे कह रहे थे, मीडिएशन। तरीका नंबर 5 क्या है? मीडिएशन। ये है वो तरीका जो आप लोग बात कर रहे थे बार बार, कि थर्ड पार्टी दरमियान में खुद बैठ जाए। देखें, अगर थर्ड पार्टी सिर्फ इंकरेज कर रही है तो गुड ऑफिसेस है, अगर थर्ड पार्टी दरमियान में खुद बैठ के मसले को हल करवा रही है तो मीडिएशन। बात फॉलो हो गई? अगर वो सिर्फ इंकरेज कर रही है कि चलो अपना मसला हल करो तो फिर गुड ऑफिसेस है। लेकिन अगर वो खुद बैठ गए हैं दरमियान में और मसले को हल करवा रहे हैं खुद बैठ कर, तो फिर वो क्या है? मीडिएशन है। लेकिन मसला पता क्या है? मीडिएशन बाइंडिंग नहीं होती, वो एडवाइजरी होती है। बाइंडिंग, अगर मीडिएशन बाइंडिंग है तो आर्बिट्रेशन और मीडिएशन में क्या फर्क हुआ? मीडिएशन नॉन बाइंडिंग होती है, यानी अगर आप माने तो गुड, ना माने तो खैर। यानी आपके दोनों दोस्तों के दरमियान लड़ाई हो गई है, तीसरा दोस्त आया कहता है यार चलो इस मसले को इस तरह हल कर लो, दूसरा कहता है यार इस मसले को इस तरह हल कर लो। ठीक है जनाब, आपने बात मान ली, गुड। लेकिन यहां पर बाइंडिंग नहीं थी क्योंकि वो आपके दोस्त थे, जज नहीं थे जिन्होंने दरमियान में बैठ के मसला हल करवाया। अगर जज होते तो आर्बिट्रेशन होती और वो बाइंडिंग होता, फर्ज होता आप पर मानना। मीडिएशन क्योंकि एग्रीमेंट करके नहीं होती, थर्ड पार्टी खुद ही आ जाती दरमियान में, यार इधर आओ, यार थोड़ा मसला मैं हल कर रहा हूं, इधर आओ। बात समझ आ रही? जब थर्ड पार्टी खुद आ कहती नहीं यार मैं तुम्हारा मसला हल करा देता हूं, तो क्योंकि आपने एग्री नहीं किया होता उसके ऊपर, इसलिए वो बाइंडिंग नहीं होती। आप उसको रिजेक्ट भी कर दें उस सोल्यूशन को तो आपके ऊपर कोई लॉ अप्लाई नहीं होगा। नोट कर ले। हाँ, मीडिएटर था ना, नहीं माना तो कोर्ट नहीं माना। ठीक है जनाब, लिखते हैं जी मीडिएशन के अंदर, व्हेन द थर्ड पार्टी itself sits between the disputant parties, sits between the disputed parties to resolve the dispute. It is mediation. It is mediation. समझ आ गई बात? अगर आप लोगों ने एग्जांपल्स लिखनी है तो गुड ऑफिसेस की एग्जांपल्स भी हैं, मीडिएशन की एग्जांपल्स भी हैं। मीडिएशन की एग्जांपल आप लिख सकते हैं। मीडिएशन की एग्जांपल आप कौन सी लिखें? हाँ, 1965 की वॉर के बाद पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था, जो यूएसएसआर ने करवाया था एग्रीमेंट, उसको मीडिएशन कहते हैं। ताशकंद एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इज द एग्जांपल ऑफ मीडिएशन। ताशकंद
कैपिटल है उज्बेकिस्तान का इसका। तो ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में, वो मीडिएशन करवाई थी यूएसएसआर। तो एग्जांपल दे सकते हैं आप, समझ आ गई बात। गुड ऑफिसर्स की एग्जांपल देनी है तो ये जो तालिबान और अमेरिका के दरमियान में कतर में टॉक्स हुई थी तालिबान के टेक ओवर से पहले, वो पाकिस्तान ने गुड ऑफिसर्स किए थे। पाकिस्तान खुद नहीं बैठा था, लेकिन इनकरेज किया था पाकिस्तान ने अमेरिका को। और इनकरेज का मतलब ये है कि जो आप समझ लो कि थोड़ा सा पुश भी किया था, चलो भाईजान मसला हल करो आपस में बैठ के, ठीक है जनाब। तो आप गुड ऑफिसर्स लिख सकते हैं कि द गुड ऑफिसर्स ऑफ पाकिस्तान लेड टू यूएस तालिबान पीस टॉक्स इन कतर। गुड ऑफिसर्स की एग्जांपल अगर आपने देनी है तो गुड ऑफिसर्स ऑफ पाकिस्तान लेड टू यूएस तालिबान पीस टॉक्स इन कतर। ठीक है जनाब, गुड ऑफिसर्स बाय पाकिस्तान लेड टू यूएस तालिबान पीस टॉक्स इन कतर। सर कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में गुड ऑफिसर्स के रोल कौन प्ले कर सकता है? बहुत से लोग प्ले कर सकते हैं। अमेरिका भी कर सकता है, रशिया भी कर सकता है, चाइना भी कर सकता है, एससीओ भी कर सकता है, यूनाइटेड नेशंस भी कर सकता है। जरूरी तो नहीं है कि एक मुल्क की हो, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कैन बी एनीवन। लेकिन अब वो करे तो सही, इनकरेज कर रहे हैं ना, वो इनकरेज तो वो बड़े कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि जनाब पाकिस्तान इंडिया शुड रिजॉल्व द मैटर थ्रू यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस। ये इनकरेजमेंट ही है, अगले को इनकरेज ही करना है ना, हाथ पकड़ के तो नहीं लेकर आना उसको। इंकरेजमेंट की गुड ऑफिसर्स तो यूएन शो भी कर रहा है, लेकिन इंडिया थोड़ा सा को लचक दिखाए ना, वरना नहीं हो रहा। पॉइंट नंबर 6 है कंसीलिएशन, फटाफट करेंगे कंसीलिएशन। और नंबर 7 है इंक्वायरी। नंबर 6 है कंसीलिएशन और नंबर 7 है इंक्वायरी। ये मिलते जुलते हैं इसलिए इकट्ठे लिखे। पॉइंट नंबर 6 इज कंसीलिएशन, पॉइंट नंबर 7 इज इंक्वायरी। अच्छा, अभी दो लड़ाई होगी दो लोगों के दरमियान में, उन्होंने ना एक इंक्वायरी कमेटी बनाई। क्या बनाई है? इंक्वायरी कमेटी। उसमें 10 बंदे रख लिए। उन्होंने कहा यार एक काम करो, हमारे दरमियान जो मसला है ना इसकी इंक्वायरी करो और हमें क्या करो, रिपोर्ट दो। एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है, इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई है। बात समझ आ रही? ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना ली है जनाब आप, बात समझ आ रही? जीआईटी बन गई, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बन गई। इसका काम क्या है? बेसिकली उस मसले को क्या करना, इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेट करके जब वो रिपोर्ट आपको देगी तो उसको कहते हैं इंक्वायरी। सो इफ द इन्वेस्टिगेशन टीम और द इंक्वायरी टीम इंक्वायर्स या इन्वेस्टिगेट्स द डिस्प्यूट एंड देन गिव्स यू द रिपोर्ट, इट इज कॉल्ड इंक्वायरी। लेकिन वो इंक्वायरी टीम रिपोर्ट के साथ साथ उस मसले को हल करने का अगर सोल्यूशन भी दे तो कंसिलिएशन। अगर वो सिर्फ इंक्वायरी रिपोर्ट दे तो इंक्वायरी है, अगर वो रिपोर्ट के साथ साथ मसले को सॉल्व करने का तरीका भी बताए, सोल्यूशन भी बताए, तो फिर वो क्या है, कंसिलिएशन। ये फर्क है दोनों के दरमियान, कर ले नोट। एन इंक्वायरी रिपोर्ट गिवन बाय द इंक्वायरी टीम, inquiry report given by the inquiry team is known as inquiry. A report given by the inquiry team is known as inquiry. But if the report also has the solutions, report also has the solutions to solve those issues, it is known as conciliation. It is known as conciliation. क्लियर होगी बाजी? आइडिया क्लियर हो गया? ये हमारे पास सोल्यूशन नंबर 6 था, जिसके फर्दर 7 सब पॉइंट्स थे। आखिरी सोल्यूशन जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में कश्मीर पे अप्लाई हो सकता है, एंड आई पर्सनली बिलीव कि इट इज द मोस्ट फीजिबल सोल्यूशन जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या है, नोट करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर। बोथ कंट्रीज नीड टू इंक्रीज their people to people contact. Both countries need to increase their people to people contact and the trade relations. Both countries need to increase their people to people contact and the trade relations.
मुल्कों के मसले यकीन करें तब हल हो जाते हैं जब दोनों मुल्कों के लोग आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करें। मसला भी उन्हीं लोगों के दरमियान होता है जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। बाहर चलता है, जो राह चलता है, एक बंदा जा रहा है, मेरा उसके साथ क्या मसला है? मेरा उसके साथ मसला तभी बनेगा ना कि जब हम किसी ना किसी तरह एक दूसरे पर क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। भाई एक बंदा जिसका मेरा कोई ताल्लुक ही कोई नहीं, वो अपने रास्ते जा रहा है, मैं अपने रास्ते जा रहा हूं, मेरे उसके दरमियान में कोई प्रॉब्लम भी नहीं। मेरे उसके दरमियान इश्यूज कब होंगे? जब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे। नंबर 2, हम प्रॉब्लम सॉल्व भी कब करेंगे? जब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे। भाई एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे तो प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम्स बाय डिफॉल्ट वहीं आते हैं जहां पर एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन होता है। मेरी बात समझ आती है? एक थ्योरी है आपके पास साइकोलॉजी की, अब वो है स्मॉल डिफरेंसेस, नार्सिसिज्म ऑफ स्मॉल डिफरेंसेस कहते हैं उसको। नार्सिसिज्म ऑफ स्मॉल डिफरेंसेस ये कहता है, जरा सुन ले पहले, लिखना नहीं थ्योरी को। नार्सिसिज्म ऑफ स्मॉल डिफरेंसेस कहता है कि जनाब सबसे ज्यादा झगड़ा पता किन के दरमियान होता है? उन लोगों के दरमियान जिनका कल्चर, जिनके ट्रेडिशन, जिनकी लैंग्वेज आपस में मिलती जुलती है। क्योंकि उन दोनों के ना छोटे छोटे मसले होते हैं आपस में, छोटे छोटे, और उन छोटे छोटे मसलों को लड़ पड़ते हैं वो आपस में, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे आपस में कोई ज्यादा डिफरेंसेस है नहीं। कल्चर हमारा सेम, जुबान हमारी सेम, पहनावा हमारा सेम, इसलिए वो बस एक छोटा सा मसला कौन सा आ जाता है, ईगो का, वो ईगो में लड़ पड़ते हैं। इसलिए रिश्तेदारों की आपस में ज्यादा लड़ाई होती। नार्सिसिज्म ऑफ स्मॉल डिफरेंसेस क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि बहुत कुछ उनका सिमिलर होता है, बहुत कुछ इंटरडिपेंडेंट होता है। इंडिया पाकिस्तान के साथ भी यही प्रॉब्लम, क्योंकि नार्सिसिज्म ऑफ स्मॉल डिफरेंसेस है। मेरी बात समझ आ रही? सऊदीया और ईरान क्यों लड़ रहे हैं? रिलीजन एक है। मेरी बात समझ आ रही? नार्सिसिज्म ऑफ स्मॉल डिफरेंसेस। हमारा झगड़ा चाइना के साथ क्यों नहीं है? क्योंकि ना हमारा कल्चर सेम है, ना हमारी जुबान सेम है। यूक्रेन और आपस में रशिया क्यों लड़ रहे हैं आपस में? क्योंकि कल्चर सेम है, डायस्पोरा एक जैसा है। 12 मिलियन रशियंस रहते हैं यूक्रेन के अंदर। मेरी बात समझ आती? ये सिनेरियो बड़ा सिंपल है। तो ऐसे सिनेरियो में नार्सिसिज्म ऑफ स्मॉल डिफरेंसेस आ जाता है आपके पास। चाइना और जो इंडिया है वो किस जगह पर लड़ रहे हैं? वो चिकन नेक पे, उन जगहों पर जहां पर दोनों साइड पे कल्चर एक जैसा है। चाइना कह रहा है कि ये जगह हमारी, इंडिया कहता नहीं जगह हमारी। ऐसा तो नहीं है कि चाइना ने क्लेम किया कि तमिलनाडु हमारा है। मेरी बात समझ आ रही? तो ऐसे सिनेरियो में हमेशा कहीं ना कहीं लड़ाई उनके दरमियान होती है, उन कल्चर्स के दरमियान होती है, उन कंट्रीज के दरमियान होती है जिनके दरमियान डिफरेंसेस बहुत छोटे होते हैं। उन छोटे डिफरेंसेस की वजह से उनकी ईगो बढ़ जाती है, और ईगो की वजह से वो क्या करना शुरू कर देते हैं? लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। सो नार्सिसिज्म ऑफ स्मॉल डिफरेंसेस तब खत्म होगा जब आप ना पीपल टू पीपल कांटेक्ट शुरू करेंगे, लोगों को पता चलेगा कि यार भाई हमारे दरमियान ज्यादा कोई डिफरेंसेस तो है नहीं। आप पीपल टू पीपल कांटेक्ट शुरू करें, आपके बहुत से मसले हल हो जाएंगे। लोगों की आपस में इंटरेक्शन शुरू करवाएं, बहुत से मसले हल हो जाएंगे। मैं तो हमेशा ये आर्ग्यू करता हूं कि पाकिस्तान को आईएमएफ के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप सिर्फ इंडिया के साथ टूरिज्म खोल दें। सिर्फ टूरिज्म खोल दें इंडिया के साथ, आप कोई आईएमएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सरकार 1.5 अरब बंदा, 1.5 अरब बंदा, बात समझ आती है? आज भी मैं अगर आपसे, आप लोगों से पूछ लूं, मैं आज सर्वे करा लूं ना ऑनलाइन, मैं गारंटी देने को तैयार हूं कि मोर देन 50% पीपल ऑफ पाकिस्तान दे विल वांट टू गो एंड सी व्हाट इज इंडिया। दे विल वांट टू गो एंड सी व्हाट इज देयर। Same goes for Indian people as well. They want to just come here and see कि what is Pakistan. हमारे बाप-दादे टाइम गुजारा है उन पर, वो क्या है, मुल्क कैसा है। लोग बहुत अच्छे हैं दोनों तरफ, प्रॉब्लम्स लोगों की नहीं है, प्रॉब्लम्स किसकी हैं? गवर्नमेंट की। आपको शायद उस दिन एग्जांपल मैंने दी थी कि बिलावल साहब जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, ये पिछली गवर्नमेंट में, पीडीएम की गवर्नमेंट में, तो बिलावल साहब गोवा गए थे, ठीक है। और गोवा जो है वो वहां पे एक मीटिंग थी एससीओ, वहां पर जो है उनकी मुलाकात डॉक्टर जयशंकर से भी हुई, बाकी सारा हुई। अभी जब इलेक्शन हो रहा था ना, तो बिलावल साहब ने कुछ पॉडकास्ट में भी हिस्सा लिया था, कुछ पॉडकास्ट भी आई थी, बल्कि बिलावल साहब की अपनी जो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है उस पॉडकास्ट पढ़ी हुई। तो उसपे वो जो पॉडकास्ट जो कर रहा था ना, उसने बिलावल साहब से सवाल पूछा कि सर आपने इंडिया का ट्रिप किया, एससीओ की मीटिंग में गए, को कैसा लगा आपको इंडिया जाकर? उसने कहा इंडिया जाके बहुत अच्छा लगा, मुझे बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल भी मिला, सारा कुछ हुआ, और पॉलिटिशियंस थोड़े से थे लेकिन लोग बड़े अच्छे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि एक बात मुझे अभी तक याद है, एक ड्राइवर था जिसकी ड्यूटी लगी हुई थी मुझे वो जहां पर हमारी मीटिंग्स हो रही है वहां से होटल, और होटल से मीटिंग्स तक लेकर जाना। जब आखिरी दिन आया ना, तो मैंने उसको शुक्रिया अदा किया, उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। तो जाते जाते वो मुझे कहता कि साहब अगर आपने हम दोनों के दरमियान में दोस्ती करानी है ना, हम दोनों के दरमियान मतलब इंडिया और
पाकिस्तान के दरमियान में, एक काम करें, हमारा टीवी बंद कर, हमारा क्या करें, टीवी बंद कर। मतलब पता क्या है, हमारा मीडिया, उसको जरा लगाम दें, क्योंकि वो नहीं होने देता दोस्ती हमारे दरमियान। मीडिया है ना, शो हो रहा है। अब आपको, आप नेगेटिव प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दें किसी मुल्क के खिलाफ, आपका मीडिया एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो आपका इमेज बन जाएगा इस तरह का कि यार वो मुल्क ठीक नहीं, उस मुल्क में बड़ी प्रॉब्लम्स है। सेम गोस फॉर पाकिस्तान, हमारे साथ भी ऐसे ही। आज आप नारा लगा दें हमने इंडिया से ट्रेड शुरू करनी है, आपके मुल्क में नारा लग जाएगा जो इंडिया का जो यार है वो गद्दार है। ये बड़ी सिंपल सी बात है। हमारे मुल्क में भी ऐसा ही होता है, मीडिया प्रोपोगेट करता है, कुछ नहीं होने देते कुछ लोग ये मसले मसाइल हल। आप पीपल टू पीपल कांटेक्ट शुरू करें, आप यकीन करें बहुत से मसले हल हो जाए। जमाना जहालियत की बात है, मैं इंडिया गया 2010 में, जमाना जालियत में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई जारी बात है, वो जमाना जालियत मेरे लिए तो थी, आप लोगों के लिए ना हो। बशीर 2010 की बात है, मैं इंडिया गया सबसे पहले, दैट वाज माय फर्स्ट फॉरेन ट्रिप इंडिया 2010, एंड ऑनेस्टली दैट वाज द बेस्ट फॉरेन ट्रिप ऑफ माय लाइफ, राइट। आई स्टेड देयर फॉर 9 days 2010 के अंदर, मैं 9 दिन वहां पे रहा। लेकिन वो जो 9 दिन थे ना, वो इतने हॉस्पिटेबल 9 दिन थे, राइट, कि आप हैरान हो जाएंगे इस चीजों को सुन के कि भाई उन्होंने, वो उनको जब मैं सिर्फ जाके इतना बताता था ना कि मैं पाकिस्तान से हूं, ठीक है, और वो कहते थे भाईजान तू कितने सी, आ जाओ इधर आ। मुझे भी तक याद है कि आई वाज देयर एंड मैंने उनको बताया जाके समय कि जी मैं फलां, मैं कहा जी मैं एफसी कॉलेज का पढ़ा हूं। अच्छा आप एफसी कॉलेज के पढ़े में, एक मिनट रुके जरा, एक मिनट रुके। वो मुझे भी तक याद है, प्रोफेसर थी, खातून थी, वो फुल प्रोफेसर थी, ठीक है। उन्होंने फोन किया किसी एक इंडिविजुअल को, मुझे नहीं पता, इंडिविजुअल को फोन करने के बाद ना उन्होंने मुझे जो है ना वो बताया कि उन्होंने कहा कि आपके पास कल का दिन है। मैं कहा जी परसों मेरी फ्लाइट में वापस जाना, कल का दिन है आपको? मैं कहा जी बिल्कुल है, आप मेरे साथ मेरे घर जाए। मैं कहा जी क्यों? इसलिए क्योंकि मेरे जो ससुर है ना वो एफसी कॉलेज के पढ़े हुए, और उनको मैंने बताया है कि एफसी कॉलेज से एक स्टूडेंट है, ठीक है, और उन्होंने मुझे कहा कि कल मेरी बर्थडे 94, दैट विल बी बेस्ट गिफ्ट कि आप उसको लेकर आए मेरे घर। और वो आए हैं, बैठे हैं। अच्छा उन्होंने सिर्फ पता क्या था, अच्छा मुझे बताओ कि अब कैसा लगता है, ठीक है। वो बिल्डिंग थी वहां पे, अब क्या बन गया वहां पे, हो गया ये हो गया। मैं तुम्हें कहा था ना कि वहां बिल्डिंग होती थी, वो प्रोफेसर होते थे, वहां पे क्या बन गया उसका, फलां हो गया, ऐसा हो गया, बिल्कुल। और एवरीवन वाज सिटिंग इस तरह ना गोल बना के मेरे इर्द गिर्द, एंड इट्स वांटेड टू नो व्हाट इज पाकिस्तान, दे जस्ट वांटेड टू नो व्हाट इज लाहौर, दे वांटेड टू नो व्हाट इज सिंध, व्हाट इज कराची। वो जस्ट मुझसे सुनना चाह रहे थे, मुझे बता कि कैसा लगता है, हमने सुना है, हम जाना चाहते हैं, हमने देखना है। और मुझे अभी तक याद है कि आप हैरान हो उस बात के ऊपर, मुझे कहते हैं कि तुम्हारे पास मिट्टी है लाहौर की? मैं कह नहीं, मैं मिट्टी तो नहीं लाया। यार लिया तो मिट्टी मैंने रख लेता अपने पास। मैं आपको अंदाजा बताना चाह रहा हूं कि दिस इज द काइंड ऑफ द पीपल दैट आप दो लोगों के दरमियान में रिलेशंस को बेहतर करेंगे, लोग खुद ही प्रेशराइज कर लेंगे गवर्नमेंट्स को और ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। You just need to increase the people to people contact. When you meet the people, आपके आधे से ज्यादा मसले हल हो जाते हैं उनसे बात करके। सुनी सुनाई बातें हैं, आप अपना परसेप्शन खुद ही बनाकर बैठे होंगे। जब आप उससे बैठ के मिलेंगे, आप कहेंगे यार ये तो परसेप्शन बड़ा डिफरेंट है। यही इंडियंस एंड पाकिस्तानीज आर बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स आउटसाइड इंडिया एंड पाकिस्तान। बाहर की दुनिया में बेहतरीन दोस्त हैं दूसरे के साथ, क्योंकि जुबान समझ आती है, कल्चर एक जैसा है, बात समझ आती है, गलियां एक जैसी, मिलके बैठ के सबको दी जा रही, बात समझ आ रही, खाना पीने एक जैसा है, पहनावा एक जैसा है यार, मेरी बात समझ आती। तो ये सारी की सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी बड़ी जरूरी है कि इफ यू वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम बिटवीन टू कंट्रीज। आप देख लें ये यूरोप ने क्या किया भाई, यूरोप जो जानवरों की तरह लड़ा है ना, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में, आपने तो लड़ाई कुछ नहीं की। आप हिस्टोरियंस पता क्या लिखते हैं, वो कहते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान फॉट जेंटलमैन्स वॉर। जेंटलमैन्स वॉर मतलब फौजी लड़ते थे आपस में। सिविलियन नुकसान तो बहुत थोड़ा हुआ है। आप में से कोई सियालकोट वाले इलाके का है तो सियालकोट के करीब था चिविंडा का एक बॉर्डर, चिविंडा के बॉर्डर के ऊपर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में 65 की जंग में सेकंड बिगेस्ट बैटल ऑफ टैंक्स हुई थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सेकंड बिगेस्ट बैटल ऑफ टैंक। और तारीख पता क्या लिखती है, लोग सुबह टैंकों की जंग देखने जाया करते थे, क्या यार जंग देखने चलिए, आओ सुबह जंग हो रही जनाब, गोले मार रहे हैं दूसरे को जनाब, टैंक लड़ रहे हैं आपस में, और ये बैठे वहां पे जनाब एंजॉय, अंदाजा लगाएं कि वहां पे टैंकों की जंग देख रहे हो। शकील और सकलैन बैठे ना ऐसे करके, बैठे हो वहां पे जनाब सिगरेट लगा के, देख यार टैंक, पता चले कि वो कहें यार भाईजान आपस में यार एनू फड़ो दोनों, टैंक इधर करो यार। बात समझ आ रही? ये लड़ाई होती थी क्योंकि जेंटलमैन्स वॉर थी ना, जेंटलमैन्स वॉर।
यूरोप ने लड़ाई है की है असल, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2, 9 करोड़ बंदा मरा है उनकी जंगों के अंदर, सिविलियंस का नुकसान भी हुआ। आप पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट शुरू किया है, बॉर्डर्स ओपन कर दिए, मसले खत्म हो गए। अब आप फ्रांस में जाएं, फ्रांस से जर्मनी चले जाएं, जर्मनी से नेदरलैंड चले जाएं, मर्जी चले जाएं, घूमते फिरते रहे। वहां के लोग वहां काम करते हैं, वहां के लोग वहां काम करते हैं, बगैर किसी वीजा के, बगैर किसी टेंशन के आपके पास जो है ना वो ट्रेवलिंग हो रही है। पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट शुरू हुआ है, मसले खुद ही हल हो गए। मेरी बात समझ आती? बिठा दें ना आपस में, दो लोगों को लड़ाई कर रहे हैं ना आपस में, उनको बिठा दें आमने सामने दूसरे के साथ। आपको आमने सामने जब वो बैठते हैं ना, आधे मसले वो भूल जाते हैं खुद ही एक दूसरे को देख के। बात समझ आ रही है? जो आधे मसले थोड़े बहुत होते हैं वो साथ वाले बैठ के मसले को हल करा देते हैं। कुछ लेट गो आपने कर दिया, कुछ लेट गो उसने कर दिया, मसला हल हो गया। लो जी अस्सलाम वालेकुम, गले मिलो जी एक दूसरे के, चलो जी मुबारक। समझ आ गई बात? तो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया दैट द ओनली फीजिबल सॉल्यूशन आई पर्सनली बिलीव that can bring these two countries together on one table, yeah, these two countries together, is people to people contact. You need to increase the people to people contact, and when you will increase the people to people contact, increase the trade, citizens will be dependent on each other, and this dependency will automatically put pressure on the government, because democracy is the government of the people, for the people, by the people. चौकीदार का तो और बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे। तो एक वाला बॉर्डर है इधर वाला ना, ईरान और अफगानिस्तान वाला, हम कहेंगे भाईजान आप इधर एंजॉय करें। मेरी बात को याद रखें, दुनिया में कोई कंट्री ऐसा नहीं है जो एक ही वक्त में दो ऑपोजिट बॉर्डर्स पर जंग लड़ा हो और दोनों जीत गया। तारीख उठाकर देख रहे हैं। मैं आज मुझे 50,000 साल पुरानी बात कर ले, मुझे कोई एक मिसाल दे दें ऐसी, एक मिसाल दे दें ऐसी कि जिसके अंदर किसी भी सिपाहसालार ने एक ही वक्त में ईस्ट और वेस्ट दोनों बॉर्डर्स पे इकट्ठी जंग लड़ी और जंग जीत गया हो। इवन हिटलर नेवर मूव टुवर्ड्स फ्रांस एंड पोलैंड एट द सेम टाइम। फ्रांस में जब स्टेलमेट हुआ था, बॉर्डर उसका स्टेलमेट हो गया था, वो ट्रेंचेस की वॉर शुरू हो गई थी कि सारे अपने अपने ट्रेंचेस में बैठ गए थे, खंदकों में बैठ गए, दूसरे के सामने बंदूकें रख के, और स्टेलमेट हो गया था, ना वो आगे आ रहे थे ना ये आगे जा रहे थे, तो उसने मूव कर दिया था पोलैंड की तरफ। आप दो इकट्ठे बॉर्डर्स पर जंग लड़ ही नहीं सकते। दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिड इन अफगानिस्तान व्हेन ही वाज इन अफगानिस्तान, ही स्टार्टेड द वॉर इन इराक। दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक यूएस डिड। आप लड़ ही नहीं सकते यार दो बॉर्डर्स के ऊपर एट द सेम टाइम। यार आप छोड़ दें, मैं आपको एक और एग्जांपल, आज 14 साल पहले चले थे, खैबर और सुलह हुदैबिया आपस में निकाल लें। सुलह हुदैबिया एक दफा किया है, एक बॉर्डर सिक्योर करके फिर खैबर पे अटैक किया। उनको भी ये पता था कि भाई मैं दो इकट्ठे बॉर्डर्स पर जंग नहीं लड़ सकता। द लास्ट प्रॉफिट बीइंग द मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट। सवाल आता है सीएसएस के पेपर के अंदर, भाईजान उनको भी पता था कि यार मुझे एक बॉर्डर को फोकस करना है, पहले बॉर्डर फतह कर लिया, खैबर फतह हो गया, एनर्जी ऐसी तैसी, लेकिन आप इकट्ठे नहीं मूव कर सकते कि बाय डिफॉल्ट बात आप इंडिया और अफगानिस्तान की बॉर्डर्स पर इकट्ठे जंग लड़ ही नहीं सकते। दैट इज वाई यू ऑलवेज ट्राई योर एब्सोल्यूट बेस्ट कि चलो अफगानिस्तान के साथ पीस हो जाए, ठीक है, कि चलो ये बॉर्डर सिक्योर हो जाए, कि चलो ये तो हमारे अपने जानने वाले हैं ना थोड़े बहुत, लेकिन ना वहां पे पीस आ रहा है ना यहां पे पीस आ रहा है। आपको एक बॉर्डर तो सिक्योर करना ही पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे आपके मुल्क के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन खराब ही रहेगी। ये आपको देखना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। ये सूरत हाल जो है बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। तो हमने द ओनली सोल्यूशन, द फीजिबल सोल्यूशन दैट कैन बी इंप्लीमेंटेड इज इंक्रीज द पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। क्लियर होगी बाजी? आखिरी हेडिंग आ जाती है हमारे पास, और वो है स्टेप्स टेकन बाय पाकिस्तान फॉर कश्मीर। Steps taken by Pakistan for Kashmir after the revocation of special status. Steps taken by Pakistan for Kashmir after the revocation of special status. आज दिन भी वैसा है, यौम तकबीर का, ठीक है जनाब। पहली दफा दुनिया के अंदर छुट्टी हुई है किसी मौके के ऊपर। छुट्टी क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे पास बम है। आज छुट्टी क्यों? क्योंकि हमारे पास बम है। ये छुट्टी क्यों है? क्योंकि हमारे पास बम है। बट ठीक है, लेकिन छुट्टी क्यों है? क्योंकि हमारे पास, बाकियों के पास भी है लेकिन बाकी छुट्टी नहीं करते, ठीक है। तो हमें क्यों छुट्टी मिली? क्योंकि हमारे पास बम। समझ आ गई बस। ये एक बहुत बड़ा लेसन है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए ना, लोगों के लिए, कि वी हैव रियलाइज्ड कि हैविंग द नो हाउ ऑफ एटॉमिक वेपन्स,
डज नॉट लेसन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज। बात समझ आ रही? क्योंकि अपना भुट्टो साहब ने कहा था ना, हम घास भी खा लेंगे लेकिन बम जरूर बनाएंगे। ठीक है, बम बन गया, लेकिन भाईजान घास अब मेरा ख्याल है खत्म कर देनी चाहिए। काफी अरसा हो गया घास खाते हुए, क्योंकि हमें ये अब पता चल गया हुआ है, दिस इज अ रियलिटी दैट द पीपल ऑफ पाकिस्तान नीड टू अंडरस्टैंड, दैट हैविंग द नो हाउ ऑफ एटॉमिक वेपन्स does not lessen the prices of the commodities, right? You cannot pay the bills by hugging someone. बात समझ आ रही? भजन बिल चाहिए 10,000 का बिजली का बिल है, यार तू ऐसा कर, तू जफी डाल, नहीं पैसे दे, ठीक है जनाब, तू पैसे दे, जफी बाद में डाल लो, ठीक है। अब भाई मेरे पास बम है तेरे पास, लेकिन पैसे दे। बात समझ आ रही? ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। दैट मीन्स कि वी नीड टू फोकस ऑन आवर इकोनॉमी। आप इकोनॉमी में फोकस करेंगे, दुनिया सब सुनना शुरू कर देगी आपकी। दुनिया अभी नहीं सुन रही आपकी बात, क्योंकि आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं, ना आपकी हमसायों के साथ बनती है, ठीक है जनाब, ना आपकी इकोनॉमी ठीक है। मुझे ये समझ नहीं था कि फिर इनके पास ये चुदराहट किस चीज की है, ना हमसायों के साथ बन रही है इनकी, ना इनकी इकोनॉमी ठीक है। मसले दुनिया के हर मसला अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में मौजूद है, लेकिन ये भाईजान इनकी गर्दन के अंदर सरिया ऐसे है इस कौम के अंदर कि जैसे मैं कहता हूं हैरान हूं, है ना। यही तो मैं मसला बता रहा हूं। 5,000 एटॉमिक वेपन्स हैं रशिया के पास, 5,000 एटॉमिक वेपन्स हैं यूएस के पास, समझ भी आती है उस सरिया, समझ भी आता है। 165 न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनके पास, ठीक है, 156 है इंडिया के पास। आप बॉयज का वो देख रहे हैं, आप पावर देख रहे हैं बॉयज, बात समझ आ रही है? वो पकड़े नहीं जा रहे। अब इमेजिन करें कि इनके पास कुछ होता तो मैं पता, अगर इनकी इकोनॉमी ठीक होती ना और इनकी हमसायों के साथ बन रही होती, तो आप इमेजिन करें कि इनका हाल क्या होता। अभी तो नहीं बन रही तो इनका ये हाल है। मैं चाहता हूं उन्होंने शबरात भी चला देने थे एक दो, ठीक है चलो भाई टेस्ट तो कर लें, कोई बात नहीं, चलो चला के देते हैं भाई, खत्म। ना वो बचा जिसने चलाया, ना देखने वाला बचा। समझ आ गई बात? उधर ही खत्म। 80,000 बंदा इवेपोरेट, बस खत्म। अब 80 भी नहीं, वो 45 की टेक्नोलॉजी थी, ये 2024 है, कम से कम 2,80,000 तो होगा कटो का। आए जी जनाब, अगले पॉइंट को देखते हैं। हमें स्टेप्स टेकन बाय पाकिस्तान। अच्छा जी, इसमें कुछ याद रखें, कुछ इंटरनल स्टेप्स हैं। इंटरनल स्टेप्स का मतलब जो पाकिस्तान ने अपने मुल्क में टेकअप किए हैं। कुछ एक्सटर्नल स्टेप्स हैं जो पाकिस्तान ने बाहर, दुनिया से बाहर जो है टेकअप किए हैं। पहले हम लिखेंगे एक्सटर्नल स्टेप्स। एक्सटर्नल जी, बाहर, जो मुल्क से बाहर हुए। एक्सटर्नल स्टेप्स टेकन बाय पाकिस्तान। नंबर 1, पाकिस्तान हैज बीन एक्सट्रीमली वोकल। Pakistan has been extremely vocal about the Kashmir dispute after the revocation of special status. After the revocation of special status. In fact, many analysts like Dr. Maliha Lodi, in fact, many analysts like Dr. Maliha Lodi believe that revocation of special status is basically a blessing. Revocation of special status is a blessing for Pakistan, is a blessing for Pakistan, because the world is now aware that what Pakistan was propagating, the world is now aware that what Pakistan was propagating, world is now aware that what Pakistan was propagating for last 70 years, what Pakistan was propagating for last 70 years was in fact a truth. What Pakistan was propagating for last 70 years was in fact a truth.
समझ आ गई बात? कि वो कहती है कि ये ब्लेसिंग है हमारे लिए, कि अब हमें ना दुनिया को साबित नहीं करना पड़ रहा कि कश्मीर में गलत हो रहा है। अब दुनिया को पता चल गया है कि कश्मीर में गलत हो रहा है। वो जो हम प्रोपोगेट कर रहे थे लास्ट 70 ईयर से, वो चीज साबित हो गई। ये तो ब्लेसिंग है हमारे लिए कि सर हम जो आपको बता रहे थे वो बिल्कुल ठीक है। मेरी बात फॉलो हो रही? तो ये सिनेरियो है पॉइंट नंबर 1 के कॉन्टेक्स्ट में लिखने वाला। पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा जी। पॉइंट नंबर 2, ऑन द फोरम्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, on the forums of United Nations, OIC, SCO, and the European Union, Pakistan was able to pass resolutions for the Kashmir dispute. In fact, Kashmir was discussed in the Security Council after 50 years. In fact, Kashmir was discussed in the Security Council after 50 years. 50 साल के बाद कश्मीर दोबारा डिस्कस हुआ है। कहां पर? सिक्योरिटी काउंसिल। कश्मीर वॉज डिस्कस्ड इन द सिक्योरिटी काउंसिल आफ्टर 50 ईयर्स। समझ आ गई बाजी? नंबर 3 तो आप लिख दें, हेडिंग डाल लीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। हेडिंग क्या बन जाएगी? यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। देखिएगा जी, इस पॉइंट को तो बड़ा इंपॉर्टेंट समझने वाला। एंटोनियो गुटेरेस ने विजिट किया पाकिस्तान का अगस्त 2021 और उसने ना यहां पर आकर ये कहा, पाकिस्तान आए वो, और आकर उन्होंने ये कहा कि जनाब कश्मीर डिस्प्यूट मस्ट बी रिजॉल्व्ड इन अकॉर्डेंस विद द यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस। ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की जीत है कि इससे पहले कभी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने कोफी अन्नान थे, इससे पहले बान की मून थे, इससे पहले, राइट, तो ये इन्होंने कभी भी ये बयान नहीं दिए कि सिक्योरिटी दैट कश्मीर मस्ट बी रिजॉल्व्ड इन अकॉर्डेंस विद द यूएन रेजोल्यूशंस। बात समझ आती है? ये बहुत बड़ा आप समझ लें डिप्लोमेटिक विन था पाकिस्तान के लिए कि यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल खुद कह रहा है कि कश्मीर का प्रॉब्लम किसके जरिए सॉल्व होना चाहिए? यूएन रेजोल्यूशंस के जरिए। नोट कीजिएगा, इट वॉज अ डिप्लोमेटिक विन ऑफ पाकिस्तान, it was the diplomatic win of Pakistan that the UN Secretary General reiterated या emphasized, जो मर्जी देख लें, emphasized on the resolution of Kashmir in accordance with UN resolutions, emphasized on the resolution of Kashmir on the basis of UN resolutions, emphasized on the basis of resolution of Kashmir on the basis of UN resolutions। क्लियर होगी बात? पॉइंट नंबर 3 क्लियर हो गया? नंबर 4 आए जी, पॉइंट नंबर 4 लिखिएगा जी, मीडिया कवरेज। हेडिंग डाल लीजिएगा, मीडिया कवरेज, बल्कि आप हेडिंग डालें इंटरनेशनल मीडिया कवरेज, इंटरनेशनल मीडिया कवरेज बाय पाकिस्तान फॉर कश्मीर, बाय पाकिस्तान फॉर कश्मीर। खान साहब के दौर के अंदर जो है ना, एक चीज ये भी हुई थी कि खान साहब ने ना इंटरनेशनल मीडिया को सारे को बुलाया और सारे इंटरनेशनल मीडिया को बुलाकर ना इधर ले गए आजाद कश्मीर, बॉर्डरों पे खड़ा कर दी। इन्होंने जनाब बॉर्डर पे खड़ा करके ना उनको सारों को रियलिटी बताई कि अच्छा भाई ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, इंडिया इस तरह फायरिंग कर रहा है, ये लीगल वॉयलेशंस हो रही हैं, ये इंडिया ने जनाब यहां पर इस तरह लोगों को मारा है, ये इस घर पे अटैक हुआ है। मेरी बात समझ आ रही? और ये कश्मीर में ये काम कर रहे हैं। मतलब रादर देन
कि जनाब वो सिर्फ हवाई बातें करते, दे टुक देम टू आजाद कश्मीर और उनको जाकर रियलिटी दिखाई कि दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन कश्मीर। एक बहुत बड़ा स्टेप था जिसके बाद इंटरनेशनल मीडिया को रियलाइज हुआ कि देयर इज अनदर साइड ऑफ द स्टोरी एज वेल, बट अनफॉर्चुनेटली दिस आइडिया वाज डन ओनली वंस, राइट? दिस रिक्वायर्स मल्टीपल राउंड्स। फिर बुला लो महीने बाद कि चलो भाईजान आइए आपको दिखाएं कि कश्मीर में चल क्या रहा है। ये देखें आजाद कश्मीर में ये रियलिटी चल रही है, इंडियन कश्मीर में ये रियलिटी चल रही है। यू नीड टू रिपीट दिस डोज एटलीस्ट वंस अ मंथ और एटलीस्ट ट्वाइस अ मंथ so that the reality comes to the world in front of the world। मेरी बात समझ आती? तो ये आइडिया बड़ा इंपॉर्टेंट, राइट? इसको लिखें, the episode of international media's Kashmir coverage, the episode of international media's Kashmir coverage must be repeated on regular basis, must be repeated on regular basis। समझ आ गई बात? पॉइंट नंबर 5, the official memorandum written by Pakistan, official memorandum written by Pakistan to the UN Secretary General, official memorandum written by Pakistan to the UN Secretary General। बात अंडरस्टैंड करने वाली यह है कि पाकिस्तान बार बार यूनाइटेड नेशंस की तरफ इसलिए जाता है क्योंकि उसकी दो रीजंस हैं। नंबर 1, यूनाइटेड नेशंस ही वो था जिसने कश्मीर को डिस्प्यूट एक्सेप्ट किया था। नंबर 2, यूनाइटेड नेशंस ही वो था जिसने कश्मीर को रिजॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस प्रेजेंट किए थे। मेरी बात समझ आ रही? और नंबर 3, पंडित नेहरू ने भी प्लेज दुनिया को दिया था। आई एम गिविंग अ प्लेज नॉट ओनली टू द पीपल ऑफ कश्मीर बट टू द वर्ल्ड। और वर्ल्ड लीडर्स बैठते कहां हैं? सारे यूनाइटेड नेशंस के अंदर। इसीलिए एट द एंड ऑफ द डे हम बार बार यूनाइटेड नेशंस की तरफ जाते हैं और उनको जाके वो प्लेज ही याद करवाते हैं, उनको जाके वो यूएन की रेजोल्यूशन ही याद करवाते हैं जो ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस ने दी हुई है, ताकि उन्हीं को क्या किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए। और उसके लिए हमने क्या किया था? हमने एक मेमोरेंडम जो है वो लिखा था, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे तब, उन्होंने एक मेमोरेंडम लिखा था टू द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, राइट? और उस मेमोरेंडम के अकॉर्डिंगली उन्होंने ये बताया थी, बात बताई थी कि भाई वी डोंट वांट एनीथिंग, वी जस्ट वांट वन थिंग एंड दैट इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ योर ओन रेजोल्यूशन। आपकी रेजोल्यूशन का इंप्लीमेंट होना जो है जरूरी है, हमें और कोई चीज नहीं चाहिए। अल्टीमेटली दैट मेमोरेंडम इटसेल्फ वाज अ स्टांस, क्लियर स्टांस बाय पाकिस्तान that we don't want any other dispute going on in Kashmir, we just want it to be resolved through your resolutions। समझ आ गई बात? नोट कर। This memorandum was a direct communication, this memorandum was a direct communication by Pakistan with the UN, direct communication by Pakistan with the UN, emphasizing on the implementation of UN resolutions, emphasizing on the implementation of UN resolutions। क्लियर होगी बात? ये आइडिया समझने वाला है एक्सटर्नल रीजंस के अंदर। अब आ जाए इंटरनल। इंटरनल रीजंस या इंटरनल स्टेप्स, बल्कि इंटरनल रीजंस नहीं, इंटरनल स्टेप्स टेकन बाय पाकिस्तान। पहले तो हमने एक्सटर्नल लिखे ना, अब हम इंटरनल पे आ जाते हैं। इंटरनल स्टेप्स टेकन बाय पाकिस्तान, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनल स्टेप्स जो होते हैं ना वो सिंबॉलिक होते हैं, जो आपने अपने घर के अंदर किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने श्रीनगर हाईवे का इफ्तिताह कर दिया इस्लामाबाद के अंदर, आपने 5 अगस्त को जो है वो कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाने का ऐलान कर दिया। खान साहब was very clear in his stance that there will be no talks with Kashmir with India unless the dispute of Kashmir is resolved। It was a very clear stance कि हम इंडिया से कब तक बात नहीं करेंगे जब तक कश्मीर का मसला सॉल्व नहीं होगा या कश्मीर का मसला टेबल पर नहीं आएगा डिस्कस होने के लिए। ये सर्टन सिंबॉलिक नैरेटिव्स होते, बात समझ आती? याद रखें, सिंबॉलिक नैरेटिव्स बहुत अहम होते हैं, बहुत अहम होते हैं। इवन दो उसका कोई फायदा नहीं होता,
लेकिन सिंबॉलिक नैरेटिव होने बहुत जरूरी है। ये ईरानी सदर जो है उस बेचारे की डेथ हो गई है, ठीक है। अब ऐसे सिनेरियो के अंदर जनाब आपका प्रेसिडेंट जो है या आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो अगर फॉर एग्जांपल एक ट्वीट करता है कि जनाब मुझे बड़ा दुख है, इवन दो वो सिंबॉलिक है, वो तो कुछ भी नहीं सकता उससे, लेकिन है वो क्या, सिंबॉलिक। तो लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे अगर यार किसी आपका दोस्त है उसको बेचारे का नुकसान हो गया है, आपको टेलीफोन करके पूछेंगे तो सही ना उसको यार कि भाईजान यार पता चला तेरा नुकसान हो गया, ठीक है जनाब, तो उसके बारे में कोई इंक्वायर करेंगे, अगर कोई हेल्प हो सकती तो वो कर देंगे, या कुछ ना कुछ तो हो सकता है। दैट इज एब्सोल्युटली सिंबॉलिक। मेरी बात समझ आती है? तो इसलिए सिंबॉलिक स्टेप्स भी बहुत जरूरी होते हैं जो आपने इंटरनली लेने होते हैं लोगों को बताने के लिए कि भाई वी आर स्टैंडिंग विद द पीपल ऑफ कश्मीर। पॉइंट नंबर 1, इनॉग्रेशन ऑफ श्रीनगर हाईवे, इनॉग्रेशन ऑफ श्रीनगर हाईवे। नंबर 2, declaration of 5th August as Kashmir Solidarity Day every year. Declaration of 5th August as Kashmir Solidarity Day every year. Number 3, a clear stance by the Pakistani Prime Minister that there is no point in talking to India anymore. That there is no point in talking to India anymore unless the Kashmir dispute is resolved. There is no point in talking to India anymore unless the Kashmir dispute is resolved. Number 4, Pakistan sent the Indian diplomats back to India. Pakistan sent the Indian diplomats back to India and called back its own diplomats from India. Called back its own diplomats from India. इंडियन डिप्लोमैट्स को वापस भेज दिया और इंडिया से अपने डिप्लोमैट्स को मुल्क वापस बुला लिया। अभी आपने देखा पिछले दिनों नॉर्वे ने रिकॉग्नाइज किया पैलेस्टाइन को एज इंडिपेंडेंट स्टेट, इसराइल ने क्या किया, एम्बेसडर्स को वापस बुला लिया। सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक ही है ना कि भाई ना हम वापस आ जाओ भाई, हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, इन्होंने ठीक नहीं किया हमारे साथ। समझ आ गई बात? सिंबॉलिक। और आखिरी पॉइंट लिखेगा सिंबॉलिक नैरेटिव्स के अंदर या सिंबॉलिक स्टेप्स के अंदर, पाकिस्तान closed its airspace. Pakistan closed its airspace for all India bound flights and did not allow the Indian Prime Minister to use Pakistani airspace for international travel. Did not allow Indian Prime Minister to use Pakistani airspace for international travel. मेरी बात समझ आ रही है? ये सिंबॉलिक नैरेटिव्स हैं, लेकिन इनका भी अल्टीमेटली बहुत फायदा होता है, ये समझना बहुत जरूरी होता है। इंटरनेशनल जो आपके पास जो एयर स्पेस होती है ना, ये इनकी यूटिलाइजेशन और ये बड़ी जरूरी होती है। याद रखें, ऐसा नहीं है कोई भी जहाज जिसका दिल करे वो आपकी एयर स्पेस के ऊपर से ट्रेवल करके और जनाब चला जाए, नहीं। इंटरनेशनल लॉ कहता है कि वट एवर इज ऑन दिस सर्फेस, बीनीथ दिस सर्फेस और अबव दिस सर्फेस बिलोंग्स टू दैट कंट्री जिसकी वो सर्फेस। मेरी बात समझ आ रही? जमीन, ये जो जमीन है, इस जमीन के नीचे और इसकी एयर स्पेस, ये सारी की सारी उस कंट्री की है जिस कंट्री की एयर स्पेस और जिस कंट्री की वो लैंड है, जिस कंट्री का वो आपके पास सरफेस। समझ आ गई? अब प्रॉब्लम ये कहां तक, राइट, इस जमीन से कितना ऊपर तक, इसके बारे में इंटरनेशनल लॉ भी क्लियर नहीं है कि कहां ऊपर तक, कितना ऊपर तक जमीन से।
एयर स्पेस इस कंट्री की है। अभी इस पे क्लैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी ये बड़ा क्लियर है कि जमीन के ऊपर सारा कुछ है, क्योंकि जहाजों ने तो भाई एक सर्टन लेवल तक फ्लाई करना, राइट। वो 37,000 से 42,000 फीट तक ट्रेवल करते हैं, ये उनकी एयर स्पेस का एक लिमिट होती है, वो इसी के अंदर मूव करना उन्हें, राइट। बाकी रॉकेट्स हैं वो ऊपर चले जाते हैं, लेकिन जहाज ने क्योंकि रॉकेट की तरह नहीं ना जाना, उसने तो भाईजान ट्रेवल करना है, तो वो 37,000 फीट से लेकर 42,000 फीट के दरमियान में, ये 5,000 फीट का टाइम होता है जिसके अंदर ये मूव कर। ये इसलिए 5,000 फीट रखे होते हैं क्योंकि अगर किसी जहाज ने आमने सामने आना है तो 1,000 फीट का फासला रखा जाता है उनके दरमियान, राइट। अगले को कहा जाएगा तुम 39,000 फीट पर आ जाओ, तुम 40,000 फीट पे चले जाओ, फिर क्रॉस होता है। तो ये 1,000 फीट रखा जाता है दरमियान में डिस्टेंस, क्योंकि वो एक एयर का प्रेशर बहुत होता है जिसकी वजह से जहाज उस एयर के प्रेशर को काटता जा रहा होता है और वहां से एयर का प्रेशर कटता आ रहा होता है, इसलिए वो 1,000 फीट कम से कम का डिस्टेंस रखा जाता है ताकि उसमें एयर डिस्पर्स हो। तो इसलिए ये सिचुएशन होती है। कहां तक है हमारा हमारा है जनाब एरिया, हमने नहीं अलाउ किया, जिससे इंटरनेशनल ट्रेवल इंडिया में महंगा हो गया। इंटरनेशनल ट्रेवल महंगा इसलिए हो गया क्योंकि जिन जहाजों में उन्होंने ट्रेवल करना उनको एक बड़ा लंबा चक्कर काट के आना पड़ेगा। भाईजान एक अब आपने ये इस जगह से जाना है, ये आपने फॉर एग्जांपल यहां से यहां ट्रेवल करना है, तो यहां से सीधा चले जाए, यहां से आपको पहले ये सारा घूम के जाना पड़ेगा, ट्रेवल महंगा हो जाएगा। तो ये सिंबॉलिक स्टेप्स होते हैं जो कि बड़ी जरूरी होते हैं कि भाईजान हमारी एयर स्पेस हमारे लिए। हमने बॉर्डर बंद कर दिए, ट्रेड बंद कर दी थी। वो अफगानिस्तान की बेचारी की ट्रेड होती थी इंडिया के साथ, अफगानिस्तान की ट्रेड होती थी इंडिया के साथ, वो हमने वो भी बंद कर दी। अफगानिस्तान बेचारा परेशान है कि भाईजान हमारा क्या कसूर है, भाईजान बस बंद है तो बंद है, हमारी नहीं बनती उनके साथ, तो सारा आपकी नहीं बनती लेकिन हमारी तो बनती है, आपकी बनती हो आप ट्रेड कर लें जहां से मर्जी कर लें, हमारे साथ नहीं कर सकते। तो वो फिर एंड पे जाके बड़ी मुश्किल से हमने पहले अफगानिस्तान की ट्रेड ओपन की थी इंडिया के साथ, फिर अपनी ट्रेड बाद में ओपन की थी। तो ये सिंबॉलिक स्टेप्स होते हैं जो सारे के सारे जो है लिए जाते हैं स्टेट की तरफ से। दीज वर द स्टेप्स टेकन बाय पाकिस्तान। क्लियर होगी बात जी? ले जी, ये कश्मीर का मसला जो है वो अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हल नहीं हुआ, लेकिन आज मुकम्मल कि ये हमारा जो है तरीकाकार है जिसको हम इंप्लीमेंट एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली कर सकते। इसके अलावा छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में कश्मीर के अलावा। एक है सरक्रीक का, एक है रन ऑफ कच्छ का और एक है सियाचिन का। छोटे छोटे डिस्प्यूट्स हैं। सियाचिन का जो डिस्प्यूट है वो सबसे छोटा डिस्प्यूट है, लेकिन वो आपको मैंने उसने भी बताया था लास्ट टाइम, आपने पढ़ा जाके वो ऑपरेशन अबाबील और ऑपरेशन मैमडूट हमने क्लास में डिस्कस किया था, नहीं किया था? यही नहीं था डिस्कस। अच्छा वेरी गुड, ये अच्छा होता है मुकर जाए इंसान ना, कैसे ये नहीं रोटी नहीं खाई अभी खा के आया बंदा, नहीं खाई, ठीक है ना। एक है सियाचिन का मसला पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में, और वो सबसे मजे का मसला, क्योंकि एक पॉइंट बोल दूं फिर मैं क्वेश्चन लेता हूं। सियाचिन के डिस्प्यूट को एक बड़े मशहूर राइटर हैं स्टीफन पी कोहन, उन्होंने बड़ा बेहतरीन डिफाइन की। उससे ज्यादा बेहतरीन डेफिनेशन जो है ना वो आपको नहीं मिलेगी। वो कहता है कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर फाइटिंग ऑन सियाचिन इज जस्ट लाइक टू बाल्ड मैन फाइटिंग फॉर अ कॉम। यानी दो गजे लड़ रहे हैं किस बात के ऊपर, कि कंगी किसकी, ना तुझे जरूरत है ना तुझे जरूरत है, समझ आ गई बात, लेकिन फिर भी लड़ाई कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये इंडिया पाकिस्तान के दुनिया में सियाचिन का मसला, ठीक है जी, सॉल्व हो गया। अगले मसले में वो मसला है। हाँ जी, सवाल क्या था आपका सवाल? सर मुझे लगता है कि मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ी, उसमें इंडिया ने आर्टिकल 42 ऑफ 1907 पाक का मेंशन किया, उसकी वायलेशन नहीं की। अच्छा। और मुझे इसलिए लगता है क्योंकि आर्टिकल मुझे वो तो आर्टिकल 42 ये कहता है ना कि एंड टेरिटरी इज कंसीडर्ड टू बी ऑक्युपाइड अगर वो एक्चुअली अंडर द अथॉरिटी ऑफ कोस्ट लाइड आती है। लेकिन आर्टिकल 370 को हमने लिख के दिया हुआ है कि apart from the finance, foreign policy and defense, all other powers shall remain within the territory of Kashmir. तो इसमें डिफेंस को इंडिया अपना डिप्लॉय कर सकता है? नहीं कर सकता, अंदर नहीं कर सकता। आप बॉर्डर पे कर सकते हैं, आपका बॉर्डर पे कर सकते हैं, आप जितनी मर्जी बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी रखें, हमने तो रुका ही नहीं। एंडोरा प्लान में भी हमने क्या कहा है, एंडोरा प्लान में हमने ये नहीं कहा कि जनाब बॉर्डर के ऊपर जाता था, स्पेन और फ्रांस जो है वो दोनों मिलकर सिक्योरिटी को डील किया करते थे, लेकिन बॉर्डर पे, इंटरनल नहीं। अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस, फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस, ऑल अदर पावर्स शैल रिमेन विद द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फौज का काम सूबे के अंदर रहना नहीं है, उसका काम बॉर्डर पर है। सूबे में पुलिस होती है जिसका काम इंटरनल सिक्योरिटी को डील करना होता है, राइट, क्योंकि अफवाज जो होती हैं उनका काम सिक्योरिटी को डील करना होता है एट द बॉर्डर्स, नॉट इन द इंटरनल लेवल, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ सिनेरियो वेयर यू हैव टू ब्रिंग ऑन द मिलिट्री। लेकिन तब भी मिलिट्री नहीं आती, तब भी रेंजर्स आती, right, because rangers is basically a subsidy, right, of a subsidiary of basically the army, जिसका काम इंटरनल चीजों को अल्टीमेटली जो है वो देखना होता है। आजाद कश्मीर में पिछले दिन ऐसा ही हुआ था, उन्होंने जो है वो उनको भेजा किसको था, रेंजर्स को, जो कि गलत बात थी, नहीं भेजना चाहिए था।
लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फौज नहीं आती, वो रेंजर्स आती। जो डील कराची के अंदर भी ऐसे ही होता था, राइट? रेंजर्स जाते थे, करते तो फजूल हरकतें ही थे, लेकिन कहने का मकसद ये नहीं, मैं आपको बात ये कर रहा हूं अल्टीमेटली कि वो डोमेन उनकी नहीं आती। डोमेन आती है आपके पास मिलिट्री की, जो कि बॉर्डर के ऊपर अल्टीमेटली एग्जिस्ट करती है। नंबर 2, हम बात कर रहे हैं 8 लाख अफवाज की, रेंजर्स की नहीं, जो विद इन कश्मीर इंस्टॉल्ड है, नॉट ऑन द बॉर्डर ऑफ कश्मीर, इनसाइड द टेरिटरी ऑफ कश्मीर। मेरी बात समझ आती? 14 बटालियंस हैं इंडिया के, 14 बटालियंस जो कश्मीर में हैं, 14 बटालियंस जो कश्मीर के अंदर सिर्फ पोस्टेड है। ठीक है जनाब, वो आपको किसी फौजी से पूछेंगे भाई बटालियन का क्या काम होता है, किसी 14, वो एक भी नहीं, 14। ठीक है जनाब, एक 111 ब्रिगेड होती है इस्लामाबाद के अंदर, इसका नाम सिर्फ होता है मार्शल आर्ट गान। वो 111 ब्रिगेड है, नाम ही सिर्फ कि वो डिप्लॉय होती है वहां पर। आपका जो कमांडर होता है उसके ऑर्डर्स के ऊपर बैठी होती है। कमांडर ने कह दिया कि सरकार हरकत करो, तो फिर वो जनाब फिर वो अच्छी हरकत करते हैं, समझ आ गई? तो 111 ब्रिगेड के जरिए ही काम चलाया जाता है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर पूरी बटालियंस बैठी हुई हैं उनकी वहां पर 14। तो जो आगे बैठ के वो सारे के सारे काम, टैंक्स वहां पे पड़े हुए हैं, उनकी अपनी चौकियां बनी हुई हैं, वहां उनकी बेसिस बनी हुई हैं, सारा कुछ बना। तो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। ठीक है जी। अच्छा जी सर, कश्मीर के टॉपिक पे रिसर्च पेपर, आर्टिकल्स, बुक्स रिकमेंड कर दें, आपके लेक्चर्स तो हैं, तो क्या आप नोट्स भी प्रोवाइड? जी मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा क्लास के एंड पे। लास्ट बैच में मैंने ये हरकत की थी, मुझे बहुत उल्टी पड़ी, मैंने नोट्स में पहले दे दिए सारे ना, नोट्स पे पढ़ के बैठे ऐसे ना, सामने रख के बैठे हुए। मैं कह रहा सर नोट्स पढ़े, मैं क्लास पढ़ता था, सर नोट्स पढ़ रहे ना, तो मैं कहा ठीक है। तुम लोगों की ना बदकिस्मती किसी और की वजह से शुरू हुई, ठीक हो जनाब? तो बंदा उसको पकड़े जा, जिसकी वजह से शुरू, एक बंदा ना फिर रगड़ देता सारों को ही, अगले पिछलों को। ठीक है जनाब, तो मैंने सोचा अब नोट्स क्या कब दूंगा, एंड, ताकि तुम लोग क्या करो, लिखो। फिर तुम वो पूछते हैं कि सर ये जो सारा कुछ आप बता रहे हैं ये नोट्स में लिखा हुआ? मैं कहा नहीं, नोट्स में नहीं लिखा हुआ, लिखो। नोट्स में इसके अलावा लिखा हो, वरना तुम लोग बाज नहीं होगे, तुम लोग ये भी नहीं लिखोगे, तुम लोग ना तुम लोग नोट्स पढ़ो। समझ आ गई बात? तो ये पढ़ेंगे। रिसर्च पेपर्स जनाब, आप कोई एक रिसर्च पेपर नहीं पढ़ा, ऑनेस्टली मैं आपको बात बताऊं, ये सारा कुछ जो हमने लिखा है ये किसी एक रिसर्च पेपर में नहीं लिखा। यू नीड टू कंसल्ट मेनी रिसर्च पेपर्स, आपको काफी ज्यादा रिसर्च पेपर्स देखने पड़ेंगे। Why it is a dispute, why India claims Kashmir, what was the special status of Kashmir, why India revoked it, ये 4 पॉइंट्स के 4 डिफरेंट रिसर्च पेपर्स, और वो एक नहीं है, मल्टीपल है। आप जाएं गूगल करें, राइट, जो हेडिंग्स हमने लिखी है ना, इसी के ऊपर रिसर्च पेपर मिल जाएगा। Why India claims Kashmir रिसर्च पेपर, आपको मिल जाएंगे 3-4 रिसर्च पेपर्स, उसमें आप पढ़ें। और सब ने एक ही बात लिखी हुई है, सिर्फ एक्सटेंडेड करके, कि जनाब इंस्ट्रूमेंट सेशन साइन हुआ था। वाई पाकिस्तान क्लेम्स कश्मीर के ऊपर आ जाएं, वही बात लिखी हुई है जो हमने पढ़ी है। लेकिन हमने जो 5 बातें पढ़ी थी, वाई पाकिस्तान डिनाइज इंडियाज क्लेम, उसमें एक एक पॉइंट के ऊपर 4-4 रिसर्च पेपर। वो एक जगह पे नहीं, उसको नहीं ना पता था कि यार सीएसएफ के पेपर के अंदर ये सवाल आएगा, तो सीएसएफ के पेपर के लिए मुझे एक रिसर्च पेपर जो है वो लिख देना चाहिए। उन्होंने अपने हिसाब से लिखी हुई है, तो आपको एक जगह से नहीं मिलेंगे। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि जो हेडिंग्स आपने बनाई है ना, हमने अभी क्लास में नोट करते वक्त, इन्हीं हेडिंग्स को जाके आप गूगल पे लिख दें, इसी तरह आपको पूरे रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे। राइट, स्टेप्स टेकन बाय पाकिस्तान फॉर कश्मीर, पीडीएफ करके आप लिख दें। सॉल्यूशंस फॉर द आपके पास कश्मीर डिस्प्यूट, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, इंक्रीज इन द पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट फॉर कश्मीर। आप जो जो हेडिंग्स बनाते गए ना, सबको आप जाकर क्या लिख दें, इसी तरह हेडिंग्स बनाएं, आपके पास रिसर्च पेपर्स इंशाल्लाह जो है वो निकलते आएंगे सारे के सारे। क्लियर होगी बाजी? बुक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बुक्स पढ़ने की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि बुक्स ने अपडेटेड कोई चीज नहीं लिखी। मेरी बात समझ आ रही है? अपडेटेड कुछ नहीं लिखा हुआ, वो सारी पुरानी बातें, तारीख पे लिखी हुई हैं बातें। हमने तारीख को कम पढ़ना है, हमने करंट सिनेरियो को ज्यादा पढ़ना है। तारीख पे सिर्फ तारीख पे सवाल नहीं आ रहा है, वो करंट सिनेरियो में पूछ रहा है सवाल कश्मीर के ऊपर। किताबें इसीलिए आपको सिर्फ बैकग्राउंड देने के लिए होती हैं, करंट सिनेरियो पढ़ने के लिए आपको रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़े। तो आप रिसर्च पेपर्स पढ़ें, आपके पास भाईजान गूगल पड़ा हुआ है, गूगल पे जाएं, जाके लिखें रिसर्च पेपर, वाई इंडिया क्लेम्स कश्मीर रिसर्च पेपर .pdf तक आपको खुल जाएगा, रिसर्च पेपर्स सारे खुल जाएंगे। ये बड़ा आसान सा तरीका है आपको रिसर्च करने का यार, आप तो इंटरनेट है आपके पास। जी जी जी, काफी है आपके पास। ये आप लेक्चर्स भी सिर्फ जाके, मेरी बात सुने भाईजान, आप सिर्फ लेक्चर ही जाके वहां पे टाइप कराए ना, ठीक है, आपका सवाल नहीं खत्म होता, ज्यादा ही इंफॉर्मेशन होगी आपके पास, कम नहीं होगी, क्योंकि इनको भी आपने एक्सप्लेन भी तो करना है ना यार। हेडिंग्स बनानी है, नीचे को एक एक पैराग्राफ तो लिखेंगे ना उसके ऊपर। 35 मिनट का सवाल है, आप हमने तो 4 दिन लगाए हैं, 4 इसके ऊपर टॉपिक पढ़ने को, 35 मिनट में नहीं आपसे पूरा होगा वो सवाल। तो 35 मिनट का टाइम होता है सारे का सारा, जिसमें आपने लिखना होता है सारा कुछ। उसने भी उसमें से 1-2 पॉइंट्स पूछेगा वो आपसे, सारे नहीं पूछेगा। हमने तो डिफरेंट डोमेन्स पढ़ी है ना, या सोल्यूशन पूछ लेगा, या मसला पूछ लेगा, व्हाई इट इज नॉट रिजॉल्व पूछ लेगा, व्हाई इट वाज
वॉयलेटेड पूछेगा, एक आधा पॉइंट ही पूछेगा, उसको भी पता है कि यार इस सारी चीजों पे लिखना 35 मिनट में मुमकिन ही नहीं। समझ आ गई बात? आइए, सचिन वाला मसला जो है ना, ये मतलब आई डोंट नो व्हाई वी हैव टू डिस्कस इट, बट ऑब्वियसली व्हेनेवर वी टॉक अबाउट पाकिस्तान इंडिया, अ मसला आल्सो कम्स इन, एंड दैट इज द मसला ऑफ सचिन। 1984, 1984 ऑपरेशन अबाबील। 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान आजाद हुए तो सियाचिन का जो ग्लेशियर था वो डिवाइड नहीं हुआ, यानी वो ना बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर था, इंडिया की तरफ और पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर। तो जब ये डिवीजन हुई, लकीर खींची गई, बॉर्डर की लकीर खींची गई, तो तब सियाचिन के क्या जो ग्लेशियर था उसको डिवाइड नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने कहा ये सीधी दीवार है, ठीक है जनाब, ये इसी तरह ही रहेगी सारी की सारी, ये हाफ हाफ हो जाएगी बाय, उन्होंने कहा जी बाय डिफॉल्ट ही हाफ हाफ हो जाएगी सारी की सारी। लेकिन क्योंकि वो एक पहाड़ था, एक, इसलिए या वो एक इधर जाना था या वो एक इधर जाना था। मेरी बात समझ आती? K2 जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन K2 की जो दूसरी साइड है वो चाइना की तरफ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज पाकिस्तान, क्योंकि वो जहां से चढ़ाई चढ़ी जाती है K2 की तरफ, राइट, एक सर्टन एरिया है जहां से आपको K2 पे चढ़ना है, वो पाकिस्तान की तरफ है। दूसरी साइड जो है वो स्टीप ज्यादा है, यानी वहां से चढ़ा नहीं जा सकता पहाड़ के ऊपर, दैट इज वाई वो पाकिस्तान की तरफ से ही जाते हैं सारे के सारे लोग। सो इसी तरह सियाचिन है, सियाचिन एक पूरा ग्लेशियर है। अब वो ऐसा नहीं होगा कि आधा ग्लेशियर आप रख लें आधा वो रख लें, तो जब पूरा उनका है पूरा हमारा, ऐसे सिनेरियो हुआ। तो इसमें ऐसे ही हुआ कि 1984 में जनरल जियाउल हक जब पावर में थे, तो जारी बात है कुछ 7 साल तो हो चुके हुए थे, कोई हैपनिंग नहीं हो रही थी। 7 साल पहले हैपनिंग हुई थी 84 से, तो अब जारी बात है बंदा उकता जाता है कि यार काफी अरसा हो गया हैपनिंग नहीं हुई, ठीक है जनाब। तो ऐसे ही हुआ ना, देखिए ना, 58 के अंदर कुछ हुआ, फिर 69 में कुछ हुआ, फिर 69 से लेकर 73 तक कुछ नहीं हुआ, उनका याद ज्यादा बात है, फिर कुछ होना चाहिए, फिर उन्होंने 77 में मार्शल लगा दिया, फिर 88 में वो मार्शल भी खत्म हो गया, फिर 88 से 99 तक कुछ नहीं हुआ, उनका कुछ तो होना चाहिए, ठीक है जनाब, फिर वो 99 में आ गए। समझ आ गई बात? तो ये जो सिचुएशन थी ना वो चल रही थी, तो 84 आ गया, तो 84 में कुछ हुआ नहीं तब तक। तो पाकिस्तान की अफवाज ने डिसाइड किया कि चलें ऐसा करते हैं कि सियाचिन के पहाड़ को क्या करते हैं, ग्लेशियर को क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। एक बेनिफिट है सिर्फ सियाचिन के ग्लेशियर का, और वो भी जनरल मुशर्रफ ने अपनी किताब जो है इन द लाइन ऑफ फायर में लिखा है। जनरल मुशर्रफ कहते हैं कि जनाब इन द लाइन ऑफ फायर में अपनी किताब के अंदर कि जनाब ग्लेशियर का, सियाचिन का सिर्फ एक फायदा है कि आप टॉप पे बैठ जाते हैं और आपको ना सारी अपने दुश्मन की नकलो हरकत नजर आ रही होती है कि यहां से ट्रेवल कर रहा है, यहां से आ रहा है, यहां से जीप जा रही है, यहां से जनाब वो जा रहा है, यहां से जनाब जानवर आ रहा है, यहां से जानवर जा रहा है। समझ आ गई बात? मतलब आप टॉप पे बैठे हुए, आपको सारी नकलो हरकत, मतलब आप समझ ले कि आप टॉवर पे बैठ गए जाके, और टॉवर पे बैठ के ना आपके सब लोगों को आप क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तो जनरल मुशर्रफ कहते हैं कि ये वाहिद फायदा है, उसका और कोई फायदा नहीं है उसका। तो पाकिस्तान ने सोचा कि चलो ये फायदा उठाया जाए। पाकिस्तान ने ऑपरेशन अबाबील लॉन्च किया। क्या नाम रखा? ऑपरेशन अबाबील। अबाबील इसलिए लॉन्च किया क्योंकि उनका इरादा था कि अबाबीलों की तरह हम जनाब पहुंचेंगे टॉप के ऊपर और जाके जनाब वहां पे कब्जा कर लेंगे, जैसे वो जमगट्टे के अंदर आते हैं। अबाबील एक नहीं आता, वो पूरा एक पूरा जमगट्टा आता है उसका, और फिर आगे जाके अटैक करके बैठ जाते हैं। इन्होंने भी यही सोचा। तो इन्होंने, जारी बात है सर्दी वहां पे बहुत थी, पहाड़ी इलाका है, तो इन्होंने आर्कटिक सूट्स बनवाई। आर्कटिक सूट्स इसलिए, जो आर्कटिक सर्कल है ना, वहां पे सर्टन जो फौजी होते हैं वो सर्टन सूट्स पहनते हैं, क्योंकि जिससे उनको वो, जारी बात, उन्हें रहना होता है वहां पर, तो वो डिफ्रॉस्ट वाला काम होता है। उनका पाँव भी उनके कभी कभार जो है ना वो बेचारे काटना पड़ जाते हैं, इतना ज्यादा ठंड होती है इसकी वजह से। एक सर्टन सूट होता है जिनको वो पहनना पड़ता है, वो सूट सिर्फ आर्कटिक में लोग पहनते हैं मेजोरिटी। तो लंदन की कंपनी थी, वो सूट बनाती थी, तो पाकिस्तान उसको ऑर्डर दे दिया लंदन की कंपनी को कि भाईजान आप हमें 200 आर्कटिक सूट्स का जो है ना हमें प्रोवाइड कर दें। उन्होंने कहा जी ठीक है। वही लंदन की कंपनी जो थी ना, वो बेसिकली इंडिया को भी सर्टन सूट्स प्रोवाइड करती थी। वहां से इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई कि पाकिस्तान की तरफ से ना कुछ ऑर्डर आया है, बात समझ आ रही है, आर्कटिक सूट्स का, वो भी नॉर्मल नहीं, आर्कटिक सूट्स का। उन्होंने कहा आर्कटिक सूट्स का ऑर्डर क्यों आ रहा है इधर से? उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन की, उनकी इंटेलिजेंस को पता चला कि जनाब पाकिस्तान जो है ना बेसिकली फनकारी लगाने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने क्या किया, इंडिया ने जनाब डबल दी ऑर्डर कर दिया, यानी 200 क्या कर दिया, 400 करके, और खुद पहले मंगवा लिया, ठीक है। और अपने ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन मैकडूट, MEGHDOOT, मैकडूट। संस्कृत जुबान में मैकडूट कहते हैं हवाई खबर को, कि हमें हवाई खबर मिली है, ये फनकारी लगाने लगे हैं। समझ आ गई बात? तो उन्होंने ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन मैकडूट, ठीक है। और उन्होंने डबल दी ऑर्डर करके ऑर्डर पहले मंगवा,
ये सरकार ऑपरेशन अबाबील करके सूट शूट पहन के जब टॉप पर पहुंचे तो उन्होंने कहा भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है, कैमरा लगा हुआ है, आप उसको देखकर हाथ हिला दें। ये उसके बाद वापस आ गए, ये 84 से वापस आए हुए हैं।